दोस्तों नमस्कार। पिछले गुरुवार को मैं मीटिंग में नहीं था, मैं गया था, तो फिर से चार्ज में आ गया। मीटिंग की शुरुआत जो होती है मुझे करने की सालों की आदत है। तो नए कितने लोग हैं आज यहाँ पर? तो फर्स्ट टाइम आए हैं। एक ही जने, 2 लोग हैं नए। आपने साइट विजिट किया है? साइट विजिट होगी? आपके भी साइट विजिट होगी? तो चलो साइट विजिट इसलिए पूछा कि जो भी आज हमारे डायरेक्टर आप लोगों के साथ चर्चा करेंगे, मार्गदर्शन करेंगे, तो साइट विजिट जिसकी हुई है उसको उनकी बात जल्दी समझ में आएगी, और जिसने साइट विजिट ही नहीं किया सीधा आके बैठा तो उसको थोड़ा समझने को टाइम लगता। तो इसलिए हम लोग भले तक साइट विजिट करके आने के बाद में मीटिंग में इनवाइट करते हैं, लेकिन कभी कभी कोई ऐसा भी आ जाता है जो साइट विजिट नहीं किया, मीटिंग में आया, तो उसको पूरी बात नहीं समझती, कुछ समझती कुछ नहीं समझती। आज हमारे बीच आज के जो मार्गदर्शक है कंपनी के डायरेक्टर बॉडी में है प्रकाश नौकरे सर, जो कि भंडारा से बिलोंग करते हैं। भंडारा से कई सालों से आकर बिजनेस उन्होंने किया है, टीम वर्क बनाया है, और भंडारा से अप डाउन करके टीम खड़ी किया और बहुत अच्छा पैसा कमाया है। यानी पैसा कमाया बोलो तो करोड़ में जाता है। अभी उन्होंने नागपुर में यहीं के पैसे के भरोसे एक अच्छा घर बनाया, जबरदस्त घर। यानी कभी विजिट करेंगे तो लगेगा घर हमारा ऐसा होना चाहिए, बहुत अच्छा घर बनाया है। प्रकाश नौकरे सर के पास यही के पैसे से 3 4 व्हीलर लिया, एक स्कॉर्पियो लिया नहीं अभी। उसके पहले अलकजर नाम की गाड़ी लिया जो कि 23 लाख की थी, स्कॉर्पियो भी करीब 15 लाख की है, और एक गाड़ी जो है वो XUV 300 और 3 गाड़ी के मालक है, और एक अच्छा घर भी बना है और फॉरेन टूर भी मारा है। और अभी यहीं के भरोसे हमारे डायरेक्टर्स बॉडी विद फैमिली सिंगापुर मलेशिया 21 तारीख को जा रहे और 30 को फिर नागपुर आ रहे। तो कहने का मतलब ये है कि आप लोग जो जुड़े यहाँ पे सही जगह जुड़े हैं। कंपनी का काम अच्छा है। आज 22 साल से खुद मैं इस कंपनी में जिस दिन खुली उस दिन से हूँ, तो ये तो समझ में आ गया है कि कंपनी का काम अच्छा है। कंपनी में जो वर्क करेंगे ईमानदारी से करेंगे, पूरा मन लगा के करेंगे, उसको काफी पैसा यहाँ से अर्न कर सकता है जो कहीं भी नहीं कमा सकता। ये बात पक्की है, लेकिन लगातार आना पड़ेगा। एक मीटिंग आए फिर 6 महीने बाद ऐसा नहीं, लगातार आना पड़ेगा, लगातार समझना पड़ेगा, लगातार प्रोडक्ट नॉलेज देना पड़ेगा, सारी चीजें करेंगे। बाकी हम लोग सिखाने के लिए है। हर डायरेक्टर हमारा सालों से काम करने वाले हैं यहाँ पे, और आपको अच्छा ज्ञान दे सकते हो, अच्छा समझा सकते हैं। तो मैं ज्यादा नहीं बोलता हूँ, 4:15 बजे तक मेरा जो रहता है, अभी 4:15 बज गए, इसलिए मैं ज्यादा नहीं बोलते हुए आपके बीच उस व्यक्ति को ला रहा हूँ जिनका नाम है प्रकाश नौकरे, जो कंपनी के डायरेक्टर है। सभी की ओर से उनको गुलदस्ता देकर उनको स्वागत करता हूँ। और आगे की कार्यवाही मीटिंग की वो शुरुआत करे ऐसी उनको आज ओपनिंग मुझे करना पड़ता, मीटिंग किया, लेकिन कार्यक्रम का संचालन जो है वो पूरे हमारे श्याम कावड़े सर यहाँ पर करेंगे, ऐसे उनसे विनंती करता हूँ। तो श्याम कावड़े जी आगे। संचालन करने का ये जो सिलसिला शुरू किया गया उसके बारे में पहले तो मैं क्लियर कर दूं, क्योंकि काफ़ी सारे लोग हमारे गुरुवार मीटिंग में काफ़ी दिनों से जुड़े हुए हैं
उनको पता है कि पूरा का पूरा जिम्मेदारी हमारे स्वामी सर ये संभालते हैं। और पिछले कई सालों से यहाँ तक कि कोरोना के टाइम में भी सबको जोड़ के रखने का, बांध के रखने का जो टेक्निक स्वामी सर के पास में है, उसी के माध्यम से हम पूरे कनेक्ट रहे। जब बिजनेस इम्पोर्टेंट चीज नहीं थी, बिजनेस अप डाउन चलते रहता है, वो कोई विषय नहीं था, तब से लेके आज तक के आज अपन टॉप लेवल पे बिजनेस कर रहे हैं। और पूरे कोरोना के पीक सीजन में भी हमने अच्छा खासा बिजनेस किए। तो उन दिनों में भी जब बिजनेस की सिचुएशन थोड़ी सी डाउन थी, तब भी स्वामी सर हमको सबको जोड़ के रखते थे। हर गुरुवार को मीटिंग होती रहती थी। पिछले कई सालों से गुरुवार मीटिंग का सिलसिला चलते आ रहा है। तो मैं गुरुवार की मीटिंग का इम्पोर्टेंस पहले बताऊंगा, और उसके बाद में एक संचालनकर्ता की जिम्मेदारी ये होती है कि हमारे जो मार्गदर्शक होते हैं आज, उनके बारे में कुछ बताया जाए। तो हमारे मार्गदर्शक सर के बारे में तो मुश्किल पता है, इसके बारे में मैं और बताऊंगा। पहले तो इस मीटिंग का इम्पोर्टेंट एक बात क्लियर हो जाए कि स्वामी सर ने बोले कि यदि किसी भी कंपनी में हम लोग एज एग्जीक्यूटिव या एसोसिएट रिक्रूट होते हैं, तो हमारा ये दायित्व होना चाहिए कि कंपनी ने डिसाइड की हुई जितने भी मीटिंग्स होती है उनको अटेंड करते रहना चाहिए। कई बार लोगों के मन में ये ख्याल भी आ सकता है कि हर बार तो सेम ही टॉपिक रहता है, नया क्या विषय है। नया विषय कुछ भी नहीं रहता। विषय कुछ भी नहीं रहने के बावजूद भी हमको मीटिंग में आना जरूरी है, क्योंकि मैं कई सालों से देख रहा हूँ जब डायरेक्टर मीटिंग होती है और सर लोगों के सपोर्ट से मैं भी डायरेक्टर मीटिंग में जब बैठना चालू किया, तो मुझे हमेशा एक चीज देखने को मिलती है और मैं नोटिस करता हूँ, वो ये है कि जब कभी भी हमारे कंपनी के मेन जो ओनर है गाड़गे सर, उनका बुलावा आता है कैबिन, सभी के कैबिन में एक लड़का आता है और बोलता है कि सर बुला रहे हैं। हम लोग सब लोग जाते हैं, बैठते हैं और वापस आते और अपने काम में लगते हैं। क्या बताया मैंने? अरे भैया, मीटिंग यानी मिलना, बस हम लोग आपस में एक दूसरे से मिलते रहे, ना कि सिर्फ अपने अपने एरिया में जाके काम करते रहे। गाड़िया सर को भी पता कि सब लोग काम कर रहे हैं। मीटिंग का मतलब है मिलना। हम लोग आपको मिलने के लिए बुलाते हैं कि हम भी सही सलामत है, आपको बताना चाहते हैं। बस एक चाय पिलाते हैं और बोलते अपने अपने कैबिन में जाओ, बाकी कुछ भी विषय नहीं रहता, बहुत ज्यादा विषय नहीं रहते। तो टॉपिक छेड़ने के लिए नहीं आना है, मीटिंग यानी मुलाकात करने के लिए। हम लोग दोस्तों से क्यों मिलते हैं, रिलेशन में, फैमिली में क्यों जाते हैं? कोई रीजन लेके जाते हैं? बिना कारण आए, कोई कारण मत रखिए दिमाग में, बिना वजह आए इसी को मीटिंग कहा जाएगा। बस मुलाकात करने है, मुलाकात अच्छा लगता है। मीटिंग बोल दिए तो बस हो जाता है कि अटेंशन रहना पड़ेगा। अटेंशन होने के लिए ना है, बस मिलने के लिए आया। तो आज के बाद में जो कोई हमारे जो एसोसिएट नए रिक्रूट कर रहे हैं उन लोगों के लिए भी, और आप लोग जो पुराने हमारे एसोसिएट उन्होंने भी रेगुलर आना चाहिए, तो सबको बताना चाहिए, मीटिंग में आना चाहिए। उसके बाद में आज के जो मार्गदर्शक आपको प्रकाश नौकरे सर, आप सभी को पता है मेरे सीनियर है, मेरे मोस्ट सीनियर, और इस मुकाम तक के पहुंचाने के लिए सबसे ज्यादा सपोर्ट करने वाले मेरे सीनियर है प्रकाश नौकरे सर। आज आपके सामने खड़ा होकर भी बात कर सकता हूँ, डायरेक्टर्स लोगों के राग में रो में यदि बैठ सकता हूँ, तो उन्हीं के वजह से। मैं सोच के रखा था कि मेरे को एक बार मौका मिलेगा, जब सर ने मुझे डायरेक्टर के ग्रुप में ऐड किए थे, तब से एक बात सोच के रखा था कि जब मौका मिलेगा तो बोलूंगा करके। आवाज आ रही? बस यही चीज। तो ये मेरे सर के बारे में, प्रकाश नौकर सर के बारे में, इनका टीम के ऊपर में भी उतनी ही अच्छी पकड़ है, मैनेजमेंट के मामले में भी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, और सिर्फ
बिजनेस को ही लेके नहीं, तो कमाए हुए पैसे को किस तरीके से कैलकुलेट करना चाहिए, मनी मैनेजमेंट जिसको बोला जाता है। तो पैसे को संभाल के रखना, मुसीबत के समय हमारा ही पैसा हमारे कैसे काम आएगा, ये भी चीज का ज्ञान हमको सिखाते हैं। और उन्हीं के नक्शे कदम पे चलते चलते आज मैंने भी अपने आप को थोड़ी लेवल पे लाया। ये मेरे लिए सबसे ज्यादा खुशी की बात है। और हमेशा हेल्पिंग नेचर रखने वाले, बाकी डायरेक्टर्स के बारे में जानते हैं, हमारी पूरी डायरेक्टर टीम को पता है कि प्रकाश नौकरे सर किस मुकाम पे काम करते हैं, आप सभी लोगों को पता है। और रही बात मोटिवेशनल सारी बातें सुनना और समझना, तो मुझे भी आज उनको सुनना है, तो उनको सुनने के लिए मैं भी सामने यहीं पे बैठा हूँ। बाकी सारी की सारी इंफॉर्मेशन सर आपके तक के पास ऑन करके क्या बताना कैसे बताना सर बताएंगे। सबसे पहले धन्यवाद भैया, आवड़े जी और मंगेश भैया ने काफ़ी तारीफ कर दिया मेरी। सबसे इम्पोर्टेंट बात, सभी को नमस्कार। बहुत दिनों बाद मेरा टर्न आया, तो काफ़ी सारे सीनियर लोग कंटिन्यू है और बहुत लंबा गैप हुआ हमको। लेकिन आज के दो टॉपिक मैंने जो सोच के आया था कि नए लोग रहेंगे, उनके मैक्सिमम 99% ऑलरेडी सभी वही चेहरे दिख रहे हैं, सीनियर लोग और काफ़ी जो ऑलमोस्ट रेगुलर लोग हैं, और जो सब यहाँ से करोड़पति बनने वाले लोग हैं, सीरियस लोग हैं आप। बाकी जो आते जाते रहते हैं वो तो हवा का झोंका, कभी इधर कभी उधर। लेकिन जो सीरियस लोग हैं वो टिक के रहते हैं, क्योंकि कंसिस्टेंसी इस बिजनेस का बैकबोन होता है, कोई भी बिजनेस का। इसमें भी स्पेशली अगर हम रियल एस्टेट की बात करें तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन शॉर्ट, मेरे पास समय आधा घंटा है, तो आधा घंटे में जितना आपको बिजनेस के बारे में और मेरा एक्सपीरियंस में बता सकूं। तो पहली बात तो जैसा मंगेश भाई ने कहा कि यहाँ से हमने करोड़ों कमाए, बताने का पीछे का उद्देश्य ये होता है कि प्लेटफॉर्म कौन सा। बट मुझे उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये लगता है मैंने कितना कमाया, दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट, आपने कितना कमाना चाहिए ये इम्पोर्टेंट है। क्योंकि इस बिजनेस में आप हमको सुनने आए, हमको फॉलो करने आए, तो ऑब्वियसली बात है कि हमने मेन जो मोटिवेशन होता है क्या होता है, तो मोटिवेशन सबसे पैसा होता है। और पैसा ही लोगों को इसलिए बताना पड़ता है कि यहाँ से अच्छा पैसा कमाया जा सकता है। लेकिन पैसा कमाने के लिए जो लोगों की जो एक ड्रीम चाहिए, उसको जो चाहत चाहिए, वो भी साथ में होना जरूरी है। सबको लगता है पैसा कमाना चाहिए, ऐसा कोई भी नहीं है व्यक्ति जिसको पैसा नहीं पसंद है, सबको पसंद है। लेकिन उसके लिए सीरियस कितने लोग हैं वो इम्पोर्टेंट है। तो हमको सीरियस भी होना पड़ेगा पैसा कमाने के लिए, क्योंकि हम अभी सीरियस कब होता है आदमी, जब आदमी प्लानिंग करता है। तो हम हर मीटिंग में बात करते हैं कि पिछले मीटिंग में क्या डिस्कस हुआ, हमको पता है क्या, तो शायद हम अगर मैं फिर से पूछने जाऊँ तो रिपीट भी नहीं हो पाएगा। तो सीरियसनेस का वहाँ से पता चलता है हम सीरियस कितने हैं, कि हम हर गुरुवार को सब एक ही टॉपिक पे बात करते हैं। शायद सबका बताने का लहजा, सबका बताने का तरीका अलग अलग हो, लेकिन बताने का उद्देश्य वही है कि हम जिस प्रोडक्ट पे काम कर रहे हैं उस प्रोडक्ट पे कितना फोकस करें, उसको कैसा डायलॉग डिलीवर करें, कैसे लोगों तक पहुंचे, कैसे कस्टमर्स को हम इनवाइट करें, कैसे उसको विजिट करवाएं, कैसे क्लोजिंग करवाएं, यही बातों पर डिस्कस होता है। और क्या होता है, वही होता है ना, बस सबका बताने का तरीका अलग होता है। लेकिन बेसिक चीजों में हम जान लेते हैं कि हमको बिजनेस के लिए क्या चाहिए, मतलब हमको अगर यहाँ से पैसा कमाना है तो उस विषय पे थोड़ा सा बात करूंगा। कंपैरेटिवली बाकी इन्वेस्टमेंट से ये इन्वेस्टमेंट कैसा है उस विषय पे अपन थोड़ा सा बात करेंगे। ऑक्सीग्रीन एक अच्छा, हमारे लिए एक अच्छा प्लेटफॉर्म अभी तैयार हुआ है लास्ट 2 इयर्स में। लेकिन रियल एस्टेट में बहुत सारे उतार चढ़ाव जो आते रहते हैं, उसमें हर 10 साल बाद आपको दिखेगा कि बहुत बड़ा चेंज होता है। तो पिछले 10 साल रियल एस्टेट का काफी डाउन रहा, उसके पहले का 10 साल जबरदस्त लोगों ने, जिसको मतलब बोलने का भी तरीका नहीं आता था, जिसको बोल नहीं पाता था, उस 10 साल वाला जो पीरियड था उसमें उन लोगों ने करोड़ों रुपए कमाए, हमने देखा। इसलिए सबसे पहला बात आता विश्वास कि यहाँ से अच्छा पैसा कमाया जा सकता है। ऐसे ऐसे लोगों ने पैसा कमाया जिसको बोलते तक नहीं आता, वो जो 10 साल पहले का पीरियड जो बता रहा हूँ। उसके बाद 10 साल, क्योंकि हर 10 साल बाद थोड़ा चेंजेस आता है, स्लो डाउन बिजनेस में वो उतार चढ़ाव आता है, हर सेक्टर में आता है। वैसे पिछले 10 साल का जो दौर था उसमें फिर डीमोनेटाइजेशन आया, उसके बाद वो बहुत सारे गवर्नमेंट की पॉलिसी चेंज हुई, फिर नेचर ने भी हमको दगा दे दिया, कोरोना आया 2 साल। तो कोरोना में लोगों ने समझ लिया कि भैया सबसे मेन क्या होता है, जिंदा रहना, सबसे मेन हेल्थ होता है।
बराबर है? पैसा होता क्या, पैसा भी काम में आएगा उस वक्त, कोरोना में पैसा भी काम नहीं आया। तो सबसे इंपॉर्टेंट हेल्थ होती है, तो हेल्थ भी जरूरी है हमारे लाइफ के लिए। पैसा सेकेंडरी चीज है, पैसा ही सब कुछ होता है। सब लोग बोलते हैं, जैसा लास्ट टाइम राजीव बोला था, पैसा सब कुछ होता है, लेकिन पैसा सब कुछ होता है, लेकिन हेल्थ अच्छी रहेंगी तो पैसा काम करेगा, बराबर ना? और एक पर्टिकुलर उम्र में पैसा आए तो अच्छा है। अगर आप उम्र के 50 साल बाद या फिर उम्र के 60 साल बाद आपको पैसा आए, उस काम का है कुछ? मेरे हिसाब से नहीं है। अगर आप 60 साल बाद यहाँ से अच्छा पैसा कमा रहे हो, तो आपने अपनी अगली पीढ़ी के लिए वो करा रही, खुद के लिए कुछ नहीं कर रहे। तो पैसा पर्टिकुलर उम्र में भी आना जरूरी है, ये भी जरूरी है। तो जो यंग लोग बैठे हैं वो सीरियस हो जाओ, क्योंकि अगर आज नहीं किया तो आपका कल बहुत खतरनाक आने वाला है। तो जो अपॉर्चुनिटी हमको मिली उसको जल्दी से ग्रैब करना चाहिए, उस विषय पे सीरियस होना जरूरी है। जैसा लास्ट टाइम मोटवानी जी बोला था कि सहस्त्र वाली क्लास में सब कुछ बोला, तो सीरियस होना भी चाहिए और सीरियस होना भी नहीं चाहिए। लेकिन सीरियस किस टॉपिक पे होना चाहिए पता होना चाहिए। जैसा हम जब भी बैठे थे, मंगेश में बोले कि कब कौन सी चीज कब डिलीवर करना चाहिए, वो भी बता रहना चाहिए, बराबर ना? कि किस वक्त किस चीज का बात रखना, तो बात रखने का भी एक वक्त होता है ना, कि कभी भी किसी भी मूड में किसी को कोई चीज बता दो तो वो एक्सेप्ट करता नहीं करता, उसकी भी एक वो स्ट्रैटेजी होती है। सारी जनरल बातें सारी, हमको जनरल बातें सीख सीख के अपना मार्केटिंग स्किल डेवलप करना है। ये मार्केटिंग स्किल क्या है? तो अपने आप को प्रेजेंट करने का तरीका, अपने आप को सामने वाले को अच्छा कन्विंस करने का तरीका, अपनी बात सामने वाले को मनवाने का तरीका, अपन किस तरीके से अपना सामने वाले को अच्छे से सारी चीज समझा पाए और किस वक्त समझा पाए, किसे समझाना चाहिए, ये सारी बेसिक चीजें हमारी मार्केटिंग स्किल में काम आती है। हम हमेशा स्किल के बारे में बात करते हैं, तो स्किल क्या होता है? कब कौन सी डायलॉग डिलीवरी, कब किससे किस वक्त कैसे कहा जाए, ये होता है नॉलेज का पार्ट हो गया, जनरल बात है। ये कोई स्पेशल उसकी ट्रेनिंग होती है क्या? कोई क्लासेस होती है क्या? नहीं। तो ये चीजें छोटी छोटी चीज सीखना पड़ता है, जो हम रोजमर्रा की जिंदगी में सीखते समझते, उससे कवर करते कि अपनी पिछली गलती ये नहीं होना चाहिए था, ये उसको हमने गलत किया तो उसको भी सुधारना चाहिए। तो कौन सी वक्त कौन सी बात कब रखना चाहिए, वो भी हमको पता रहना चाहिए, ये भी एक स्किल का पार्ट है। एक विषय जब भी निकला था, राजा सिंह सर ने बोला कि आज के सेशन में एक ऐसा कुछ रखो कि क्या बोल सकते उसको, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। तो अपन एक 10 मिनट वो भी सेशन रखते हैं। आपके दिमाग में कुछ सवाल हो प्रोजेक्ट को लेके, कस्टमर के सवाल को लेके, तो भी आप पूछ सकते हो। उससे शायद हम डायरेक्ट डिलीवरी में क्या आंसर देना चाहिए, ऑब्जेक्शन कौन से कस्टमर की तरफ से आते हैं, उस विषय पे चर्चा होना जरूरी है बहुत, क्योंकि हमारे फील्ड करते करते बहुत सारे सवाल ऐसे आते हैं कि हम उसका जवाब दे नहीं पाते। तो शायद आपके मन में कुछ सवाल हो प्रोजेक्ट को लेके, उस विषय में हम बात करेंगे, क्योंकि ये सारा विषय एक मीटिंग में नहीं हो पाएगा। तो एक मेन टॉपिक पे अपन 10-10 मिनट ले लेते हैं, ठीक है? तो 10 मिनट सेशन अपन ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, 10 मिनट हम इन्वेस्टमेंट कंपैरेटिवली बाकी मार्केट में क्या प्रोजेक्ट है और अपने प्रोजेक्ट क्या खास विशेषता है, 10 मिनट हम अपने स्किल पे डेवलपमेंट, और 10 मिनट हम इस पे लेके कितना हो गया 40 मिनट। तो 10 मिनट हमने अपना सीरियसनेस और हमने हमारी प्लानिंग्स, हमने हमारा फ्यूचर क्या सोचा है, उस पे हम लेना जरूरी है आज की मीटिंग में। तो मेन 4 पॉइंट हम ले लेते हैं, ठीक है? तो स्टार्टिंग हम करते हैं कंपैरेटिवली अदर मार्केट बिजनेस, और अपना बिजनेस अपने प्रोडक्ट में क्या विशेषता है उससे स्टार्ट करते हैं, ठीक है? तो पहली बात तो मैं कोई वक्ता नहीं हूँ, शायद मुझे बताने में थोड़ा सा दिक्कत जाती है कुछ चीजें रखने में, तो आप समझ लेना। लेकिन प्रोडक्ट के बारे में और अपने कॉन्सेप्ट के बारे में समझने के लिए हम तीनों पहले प्लेटफॉर्म पे बात करते हैं अपनी कंपनी के। तो कंपनी हमारा ग्रुप जो है वत्सल ग्रुप, हमारा एक मॉल है। अब हमारे मॉल में अलग अलग प्रोडक्ट है, तो जैसा कस्टमर वैसा हमारा प्रोडक्ट डिलीवरी होना चाहिए। तो पहला हमारा प्रोडक्ट है एम्ब्रोसिया, जो प्योरली फार्म हाउस प्रोजेक्ट है, और जिसमें इन्वेस्टमेंट पर्पज नहीं लेते लोग, लेकिन एक लग्जरी लाइफस्टाइल, एक 5 स्टार एमिनिटीज वाला और एक इंडिविजुअल ओनरशिप वाला, जहाँ पे सारी फैसिलिटीज हो, ऐसा एक कॉन्सेप्ट, ऐसा एक प्रोजेक्ट जो है एम्ब्रोसिया। काफी सुंदर प्रोजेक्ट, और लगभग 305 एकड़ में हमारा प्रोजेक्ट है, वो उसके बारे में सब लोग जानते हैं। तो उसका कस्टमर बेस कौन है? हायर इनकम ग्रुप वाला, जिनकी ऑलमोस्ट अपन एक वर्ड में अगर बोलेंगे कि जिनकी लाइब्रेरी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है, जिनको एक ऐसा सेकंड होम चाहिए,
जो अपना एक क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सके, और जिससे उनको इनकम नहीं भी आए तो चलता है, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसा एक उनका सेकंड होम जिसका होना चाहिए, ऐसा एक प्रीमाइसेस में से, तो वो जो कस्टमर बेस है वो अलग है, ठीक है। तो उसके लिए भी वर्क करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? क्योंकि वो भी क्लास है, किसी ऑक्सीजन के कस्टमर है, वो भी क्लास है ना, तो वो भी क्लास क्या को छोड़ेगा? नहीं छोड़ना ना। अगर मिला गया आपको तो आप क्या बोलोगे उसको? अरे नहीं हमारे पास ऑक्सीजन बढ़िया ऑप्शन है, ऐसा बताओगे क्या? तो जो क्लास जिस क्लास से बिलोंग करता है उसको वो प्रोडक्ट्स के बारे में बताइए। तो ये हो गया, ये भी पार्ट हो गया स्किल का। अगर हम एम्ब्रोसिया के लेवल का कस्टमर उसको इन्वेस्टमेंट के बारे में समझाएंगे तो मानेगा क्या? शायद नहीं माने। फालतू अपना कस्टमर खराब करने से अच्छा हमको समझना है कि कौन सा कस्टमर किस लेवल का है। तो एम्ब्रोसिया के लिए कौन से कस्टमर बेस चाहिए? जिसकी ऑलमोस्ट सारी लाइब्रेरीज कंप्लीट हो चुकी हो और जो स्पेशली एम्ब्रोसिया के लिए इंटरेस्ट ले सकता है। अगर आप ये प्रोजेक्ट ऑक्सीजन उसको समझाने जाओ तो बोलेगा कि इसमें तो एमएलडी बनने को टाइम है, डेवलप होने का टाइम है, रोड बनने को टाइम है, तो उससे शायद वो निगेटिव हो जाए। लेकिन एम्ब्रोसिया ऑलमोस्ट डेवलप है, इसमें सारा एमएलडी भी रेडी है, क्लब हाउस रेडी है, रेस्टोरेंट रेडी है, वाटर पार्क रेडी है। तो ऐसी जगह अगर उसको चाहिए तो वो कस्टमर वहाँ पे क्लोज हो सकता है। पहला प्रोडक्ट। दूसरा हमारा ऑक्सीग्रीन, जो काफी जबरदस्त आज के रेट की डिमांड और आज के वक्त का कंपैरेटिवली बाकी इन्वेस्टमेंट सेक्टर से भी काफी जबरदस्त ये प्रोडक्ट है हमारा, और जिसको हमने एक मास पब्लिक तक पहुंचाना चाहिए, जो मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास और जो एक इन्वेस्टमेंट के तलाश में जो लोग रहते हैं वो इन कैटेगरीज में आता है। तो ये किसमें आता है? ये क्लास मैक्सिमम लोगों में आता है जो अपर मिडिल क्लास, जो जिसकी बेसिक लाइबिलिटीज कंप्लीट हो चुकी हो। मतलब जो जिसका बेसिक लाइबिलिटी बोलो तो क्या बोल सकते हैं? रोटी कपड़ा मकान, इन्वेस्टमेंट मॉडल, जिसका घर हो गया, रोटी कपड़ा मकान, जो शॉर्टकट में बोला किसी ने, तो सही बात है। तो जिसका बेसिक नीड्स कंप्लीट हो चुकी है, अभी वो इन्वेस्टमेंट के फेज में आया है। कौन से फेज में आया? अभी वो अपनी सेविंग चालू किया, उसके पास अभी पैसा है, तो कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करने की सोच रहा है वो। तो सोच रहा है इसका मतलब पैसा है। तो ऐसा कस्टमर जो मास क्लास में आता है, मतलब ज्यादा संख्या में आता है, तो प्रोडक्ट कहाँ ज्यादा बिकेगा? ऑक्सीजन में बिकेगा ना बिकेगा। तो मास क्लास में आने से अपना कस्टमर का जो ये बढ़ गया है दायरा, वो बढ़ गया है, बरोबर। तो ऑब्वियसली उसकी बुकिंग में ज्यादा आना चाहिए कि नहीं? एम्ब्रोसिया की हो सकती महीने में एक बार, 2 महीने में एक आए, लेकिन ऑक्सीजन की महीने में 4-4, 5-5 आना चाहिए, क्योंकि इसका दायरा बड़ा है। लेकिन दायरा बड़ा है, लेकिन हम अगर कम लोगों तक पहुंच रहे तो बुकिंग भी कम आएगी, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट है। क्या है ये कोई प्रोडक्ट नहीं है कि आपने बता दिया और सामने ने ले लिया। तो इसको कॉन्सेप्ट को आपको टेक्निकली समझाना है, बरोबर है। तो टेक्निकली हमारे पास प्रोडक्ट में क्या चीज है वो भी अपन उस पर डिस्कस करेंगे। लेकिन मैं पहले टॉपिक पे आता हूँ मेरे कि पहला प्रोडक्ट कौन सा होगा अपना? दूसरा जिसका क्लास भी हमको पता चलिए। तीसरा ABPL, अद्विक बिल्डर्स प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है। तो उसमें क्या है? जो NADP रेरा रजिस्टर्ड जो RL प्रॉपर्टीज, जो आज की डेट की, पहले रूल्स अलग थे, पहले NA था, बाद में NADP आया, NMRD आया, अभी NMRD के अंतर्गत RL और रेरा आ गया। तो जैसे जैसे रूल्स चेंज हो गए वैसे वैसे अपग्रेड होना भी पड़ रहा है। तो अभी NMRDS प्रोजेक्ट में क्या होता है, आपको लेआउट के अंदर पूरा डेवलपमेंट करके देना पड़ता है, बरोबर। जिसमें आपका रोड हो गया, बेसिक कंपाउंड हो गया, स्ट्रीट लाइट हो गई। तो ये डेवलप होने से क्या हो गया, आपका लेआउट एक अच्छा लोकेशन, अच्छा लुक उसको आता है। सीमेंट रोड्स हो गए, ओपन स्पेस हो गया, ओपन स्पेस को कंपाउंड होगा। ये बेसिक चीजें भी हमको पता होनी चाहिए कि रेरा और NMRDA के अंदर जो RL प्रॉपर्टीज आती है उसमें क्या क्या डेवलपमेंट होता है। तो बेसिक डेवलप होने से इसका भी एक अलग दायरा हो गया, इसका भी एक कस्टमर बेस की चूज करने का एक अलग क्राइटेरिया है, एक अलग कैटेगरीज है। तो वो कैटेगरी में हमने जाना चाहिए। तो प्लॉट्स के आपके पास कस्टमर आएंगे तो क्या बोलोगे आप? अरे नहीं मेरे पास ऑक्सीजन है, आप फील्ड कर रहे हो, आपके पास शायद 8 लाख 9 लाख वाला कस्टमर हो जो लोन लेना चाहे, जिसके पास 8 लाख 9 लाख भरने को नहीं है, शायद 2-3 लाख रुपए है, वो भी एक लोअर मिडिल क्लास में आएगा कि नहीं कस्टमर? यस सर। तो 3 कैटेगरीज हो गई अपने पास। किस किस कैटेगरी में प्रोडक्ट है? तीनों कैटेगरी में है कि नहीं? यस सर। मतलब अपने पास का कस्टमर वापस जा सकता है क्या? बस सोच हमारी वहां तक जाना चाहिए।
तो जिसका बजट 2 लाख रुपए है डाउन पेमेंट भरने के, उसको हम कौन सा सजेस्ट कर सकते हैं? अद्विक बिल्डर्स का जो अपना लेआउट है वो काफी अच्छे लोकेशन पे है, अपकमिंग डेवलपिंग एरिया, जहाँ पे ऑलमोस्ट रेसिडेंशियल फ्लो वहां तक रिंग रोड तक ऑलमोस्ट आ गया है, और रिंग रोड के अंदर आज के डेट में 1500 से 2000 के ऊपर रेट है, बरोबर, जो आरएल प्लॉट है, और अपना रिंग रोड से नजदीक होने से और काफी कम कॉस्ट में होने से, जो जिसका बजट 2000 रुपये नहीं है, जिसका बजट हो सकता है 1000 रुपये के अंदर हो, तो वो कस्टमर हमारा वहाँ पे सेट हो जाएगा 100%। तो वो कस्टमर आपको दुआ भी देगा और आपका बजट में भी आएगा, तो आपका स्वार्थ परमार्थ शायद से बता था। तो हमने तीनों प्रोडक्ट स्वार्थ और परमार्थ के काम के हैं। एक बार जोरदार तालियां तीनों प्रोडक्ट के लिए। शायद मैं आप खोल पाऊँ कि बहुत सारे लोग खाली पीली बैठे रहते हैं, अपने पास ऑप्शन बहुत है, काम बहुत है, लेकिन हम कर एक ही दिशा में दौड़ रहे हैं। तो हमको तीनों दिशा में दौड़ना पड़ेगा, क्योंकि समय कम है। जिनको समय कम का मतलब कोई जान ही रहा होगा, समय कम बोले तो हम, मेरा जो बेसिक फंडा है कि आप लोगों ने उस फंडे को यूज करना चाहिए, जो मैं बेसिक बोलता हूँ कि ये काम जिंदगी भर करने का है क्या? हम नौकरी कर रहे हैं? हम कौन है? हम बिजनेस ओनर है, बिजनेस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। हम क्या जिंदगी भर काम करते रहेंगे? हमको कितने साल काम करना चाहिए? 8 से 10 साल। 50 साल में खत्म होने को, उम्र के 75 तक खत्म होने वाला है। 50 साल में सब, अभी 50 साल में ज्वाइन कर लिया तूने, तो फिर ये 2 साल कहानी है। हर कैटेगरी से बात करते हैं ना। 1 से 2 साल तक। 5 साल, 5 साल बोल रहा है, कोई 10 साल बोल रहा है, 2 साल, 2 साल। लेकिन एक मिनिमम क्राइटेरिया एटलीस्ट 2 से 3 साल होना चाहिए। इस बिजनेस से आपका पूरा बेसिक पूरी नीड्स कंप्लीट हो जाना चाहिए। अगर जिसने 3 साल के ऊपर लगा लिया वो टाइम पास कर रहा है, जिसने 3 साल से ऊपर लगा लिया वो इस फील्ड से भी टाइम पास कर रहा है, अपने आप को धोखा दे रहा है। चल रहा है चलने दे, चल रहा है चलने दे। ऑफिस में बुला रहे लोग, मीटिंग में बुला रहे, बैठे रहे, सुन रहे, ज्ञान की बातें इधर सुन रहे, उधर से जा रही है। मैं क्या कर रहा हूँ? सिर्फ राग आलाप कर रहा हूँ, कुछ मतलब नहीं। हमेशा मैं कुछ बातें शायद आपको बुरी लगे, लेकिन सच्चाई बोलना भी जरूरी है, क्योंकि अगर 3 साल में आपने इस फील्ड में बेस नहीं बना लिया तो आपको जिंदगी भर दौड़ना पड़ेगा। लेकिन आपने इसमें 1 साल ईमानदारी से मेहनत से काम कर लिया, आपके शायद 10 साल आप बाकी लोगों से आगे चले जाओगे। 1 साल इस बिजनेस में आपने ईमानदारी से लगा लिया तो आप बाकी लोगों से 10 साल, मतलब 10 साल की चिंता आपको बिल्कुल नहीं रहेगी। आज ईमानदारी से कितना? 1 साल अपने आप को दो। अगर आप यहाँ से जुड़े हो इस बिजनेस में तो 1 साल झोंक दो इसमें, दिन रात एक करना पड़ेगा। लेकिन अभी इसमें हार्ड वर्क करना है क्या? दौड़ना बोले बोल दिया मैंने तो दौड़ना है क्या? इसमें सिस्टम से, समझदारी से, प्रॉपर वे से काम करना है। तो प्रॉपर वे से काम करने का तरीका क्या है बताओ आप? आपने सभी आंसर आपके पास छुपे हैं, लेकिन हम टटोलते नहीं उसको। मेरा मीटिंग लेने का सब्जेक्ट टोटली अलग रहता है, मैं बाकी विषय पे बात नहीं करता, हम फैक्ट पे बात करेंगे। तो क्या बोला मैं? हार्डवर्क काम है अपना जी, स्मार्ट वर्क है। दौड़ना बोले तो हमको पसीना बहाना है क्या? हमको स्मार्ट वर्क करना है। तो इस बिजनेस का बेसिक जो फंडा है, हमको मैक्सिमम लोगों तक पहुंचना है, अपना प्रोडक्ट उन लोगों तक पहुंचाना है, बरोबर? अभी पहुंचाना है, ये सवाल आ गया। तो सवाल आ गया पहुंचाना, तो उसके कौन से तरीका है? सभी सीनियर्स ने बोल दिया लिस्ट बनाना है, हमका बनाना है, फलाना है, ठिकाना है, लेकिन हम करते कितना है? कितना करते हैं? तो अपन तीनों कैटेगरीज में जाते हैं। एम्ब्रोसिया, सबके कस्टमर बेस अलग अलग है। तो लिस्ट बना लिया तो सब आपने जो अगर लिस्ट बना लिया होगा, नहीं बनाया तो बना लो। अगर पैसा कमाना है तो ये चीजें करना पड़ेगा। अगर आपको सही में सीरियस है, नहीं है तो फिर भैया इधर से सुनो उधर छोड़ो, कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे, क्योंकि जिंदगी आपकी है, सोचना आपको है। क्योंकि आपको अगर जिंदगी में तकलीफ आए, आपके लाइफ में अगर कोई ऑब्स्टेकल्स आए, तो पार किसको करना है? इनको, तो मेरे को।
शाम कावड़े जी के लाइफ में अगर ऑब्स्टेकल्स आए तो पार किसको करना पड़ेगा? शाम का तो कोई दूसरा आएगा तुमको उठाने, नहीं आएगा, तो फिर हमारा काम तो बताना है, लेकिन आपने किया तो आप करोगे, नहीं किया तो फिर सीनियर्स का काम ऑलमोस्ट जो उस लाइफ से गए हुए, हमको पता है, मैं लास्ट 17 ईयर्स से इस फील्ड में हूं, तो क्या क्या चीजें हो सकती है, क्या नहीं होना चाहिए। तो आपका है, अच्छी बात है आप लोगों के लिए कि आपके साथ एक्सपीरियंस कितने साल का जुड़ा है? 17 साल का जुड़ा है। तो आप किसकी सुनना चाहिए? सुनना चाहिए कि नहीं? तो जिस लिस्ट में आपने काम किया है उस लिस्ट को 3 कैटेगरी में डिवाइड कर दो। कौन सा कस्टमर किस कैटेगरी में आएगा उसमें डिवाइड कर दो। बाकी जो भी आपने फ्रेंड्स से बनाया होगा लिस्ट या फिर जिस तरीके से बनाया होगा उस लिस्ट को 3 कैटेगरी में डिवाइड कर दो और वर्क स्टार्ट कर दो। अभी लिस्ट बना लिया, लिस्ट बना लिया आपने। अभी आपको क्या करना है, इसको 3 कैटेगरीज में 3 कैटेगरी में डिवाइड करना है, लेकिन इसको अलग अलग प्लेटफॉर्म में यूज करना है। अब प्लेटफॉर्म बोले तो क्या, पहला है आपका आपका खुद का जो लिस्ट बनी है, आपके परिचित लोगों की बनी, बराबर। तो आपके जितने भी रिलेटिव्स हैं, आपके पहचान के लोग हैं, उनको आप 1 to 1 जाके मिलिए, समझाइए आप किस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं। उसके बाद जो आपके अननोन पर्सन है, स्ट्रेंजर जिसको बोलते हैं, उनके तरफ पहुंचना है तो आपको 1 to 1 मिलना पड़ेगा, जाना पड़ेगा, फील करना पड़ेगा। लेकिन उसके साथ साथ आपका सेकंड प्लेटफॉर्म आएगा सोशल मीडिया, बराबर। उस प्लेटफॉर्म से आप लोगों तक पहुंचिए, प्रोडक्ट को अपना ज्यादा से ज्यादा पहुंचाइए। तीसरा कौन सा हो सकता है? रेफरेंसेस हो सकते हैं। चौथा इन्फ्लुएंसर हो सकता है, मतलब आप किसी बड़े व्यक्ति के थ्रू किसी का रेफरेंस लिए तो वो एक हो सकता है। तो जितने भी प्लेटफॉर्म्स अपन काम कर रहे हैं उन सभी प्लेटफॉर्म को यूज करो, अपने परिचित लोगों को, अपने जो रिलेटिव है लोग उनको, और उसके बाद आपके जितने भी क्या बोल सकते हैं उसको, बचपन से लेके अभी तक के जितने भी आपकी पहचान के लोग हैं सबको आप मिलो, समझाओ, तो 1 to 1 मिलो। उसके बाद जितना भी आपका सोशल मीडिया के लोग हैं उनके थ्रू, सोशल मीडिया से अपन किस तरीके से लोगों तक मैक्सिमम लोगों को प्रोडक्ट पहुंचा सकते हैं, उनके थ्रू आप ये काम कर सकते हैं। ऐड के माध्यम से आप बहुत सारे सोशल मीडिया पे एड्स भी दे सकते हैं, उसके माध्यम से आप लीड तैयार कर सकते हैं, बरोबर ना। और तीसरा आता है 1 to 1 मिल के जो स्ट्रेंजर्स लोगों में काम करना है। स्ट्रेंजर्स में काम कैसे करना है कोई बताएगा? स्ट्रेंजर्स लोगों को मिलना है। हमारा मैक्सिमम क्लाइंट बेस कहाँ पे है? स्ट्रेंजर्स ही है, क्योंकि रिलेशन पहचान एक लिमिट तक काम कर गया, बरोबर। हमको मैक्सिमम लोगों तक पहुंचना है, और हमारे रिलेशन में हर व्यक्ति 30 लाख के ऊपर प्रोडक्ट लेने वाला है क्या? तो उस कैटेगरी के लोग भी उतने कम होंगे, तो ऑब्वियसली लिस्ट जल्दी खत्म हो जाएगी। फिर नेक्स्ट वर्क अपन को करना है कि नहीं? तो पहला इसमें आपका दिमाग अभी कहाँ है कि किसको अप्रोच कर कैसे, लेकिन सबसे पहले क्या करो, इस बिजनेस में सेट होना है तो सबसे पहले अपने आप को एक सीनियर लेवल पे पहुंचाओ, ताकि पहले आपकी सेल बुकिंग निकालो फटाफट, जितनी भी आपकी सेल बुकिंग आ सकती। फिर क्या करो, नेक्स्ट स्टेप अपनी ब्रांचेस बढ़ाओ। ब्रांचेस बोले तो अपने ऑफिसेस ओपन करो, अलग अलग। क्या ऑफिसेस बोले तो टीम्स, एसोसिएट अपने डेवलप करो फटाफट। कहाँ पे? अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में, अलग अलग तालुका प्लेस पे। एक बार आपने खुद का बिजनेस सेट कर लिया तो टारगेट रखो आपकी, मुझे महीने में 3 बुकिंग एटलीस्ट करना है, नेक्स्ट महीने में 6 बुक, मतलब टोटल 3 महीने में लगभग कम से कम 5-6 बुकिंग होने के बाद अपना ब्रांचेस ओपन करने की सोचो, ताकि आप अपनी टीम डेवलप करो। अपनी टीम के माध्यम से आप अलग अलग डिस्ट्रिक्ट तक पहुंचो। तो फिर आप और आपके जुड़ने वाले लोग, हम सोचते सिर्फ अकेले खुद का, मुझे बस खुद की बुकिंग करना है, और आपका दायरा बस वही के वही घूमता है, उसके बाद खत्म हो जाता है। टारगेट फट से जितने भी आपके परिचित लोग हैं उनके तक पहुंचो, जितने भी आपके स्ट्रेंजर्स लोग हैं उनको जाके इनवाइट करो, समझाओ। मेहनत लेना पड़ेगा। इस जो स्ट्रगलिंग लाइफ है उसमें स्टार्टिंग में आपको थोड़ा दौड़ना फास्ट है। मैं इसलिए आपको ये बता रहा हूँ कि ये जितनी जल्दी आप करोगे, जितना जल्दी आप सीनियर बनोगे, टीम जल्दी डेवलप करोगे, तो आपका चेक बढ़ते रहेगा। मतलब मल्टीपल होना है आपको, अकेले में सीमित रहना
ये बिजनेस जितनी बड़ी पाइपलाइन उतनी बड़ी लाइफलाइन। तो ये बिजनेस का फंडा बेसिकली वही है। तो पाइपलाइन बिछाने के लिए आपको क्या चाहिए? पैसा चाहिए कि नहीं? और फील्ड में जाने के लिए क्या चाहिए? पैसा चाहिए। तो सबसे पहले सेल्फ बुकिंग जितनी आप कर सकते हो ज्वाइन होने के बाद, फटाफट अपने रिलेशन के माध्यम से, अपने जितने भी कॉन्टैक्ट उसके माध्यम से सेल्फ बुकिंग करो और अपने ब्रांचेस ओपन करो फटाफट। ये हो गया अपना बिजनेस ग्रोथ करने का बेसिक फंडा। तो इसमें आपको मेहनत ज्यादा करना है, मतलब दौड़ना फास्ट है। जो व्यक्ति इसमें स्लो रह गया वो पीछे रह गया, क्योंकि आदमी का जो कैलकुलेशन जो बिगाड़ते रहते हैं ना, अगर आपने जल्दी रिजल्ट नहीं लाया फिर आपके ऑब्स्टेकल्स आना चालू हो गए। ऑब्स्टेकल्स कौन से हैं? सभी के लाइफ में सेम ऑब्स्टेकल्स है, कोई दूसरा धरती से पैदा नहीं हुआ, मतलब अलग चीज से। सबके वही लाइफ है, रोजमर्रा वाली जिंदगी, गाड़ी का पेट्रोल, मोबाइल का रिचार्ज, यही बेसिक फंड रहते हैं जो स्ट्रगलिंग लाइफ में होते हैं। सबके सेम होते हैं। घर वाले को चिल्लाना कि भैया 2 महीने हुए 3 महीने हुए काम तो कर रहा है, रिजल्ट कुछ नहीं आ रहा, तो फिर वो भी आपको नेगेटिव पैदा कर देती है कि भैया रिजल्ट नहीं आ रहे, और अपन फिर अलग इसमें चले जाते हैं। बरोबर है? ये एक बुकिंग कैसे भी निकल जाए। एक तो फिर जहाँ पे बिजनेस बड़ा होने के बाद अपन एक ही बुकिंग पे लटके, एक बुकिंग कहाँ से आ जाए। तो पहले अपने आप को प्रिपेयर करो फटाफट सेल्फ बुकिंग पे। फिर ये सेल्फ बुकिंग हो गई कि अपनी टीम बढ़ाने के पीछे दौड़ो, क्योंकि ये प्रोसेस में आपको थोड़ा समय लगेगा। किसमें समय लगेगा? टीम बढ़ाने के लिए। उसमें शायद हो सकता है कि आपकी सेल्फ बुकिंग की तरफ ध्यान न जाए। ये देखो कैसा, कोई भी प्लानिंग करते वक्त आपका क्या बोलते हैं वो पैस लगने के बाद क्या कुआं खोदना जाओ, क्या कहावत है? तो पैस लगने के पहले कुआं खोदोगे कि पैस लगने? तो अगर पैस लगने खुद भी जाओगे तो खुद कूद जाओगे उसमें। इसलिए हमारे बिजनेस का भी बेसिक ऐसा है कि आपको फ्यूचर में क्या क्या करना है उसकी प्लानिंग आपकी आज ही होना चाहिए। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? मुझे अगर अगले महीने अगर अलग डिस्ट्रिक्ट में जाना है, अलग लोगों को टीम तैयार करना है, उसके लिए क्या लगेगा? उसके लिए प्लानिंग आपकी आज होना चाहिए कि जब वक्त आएगा तो देखेंगे। हमारा फ्यूचरिस्टिक प्लानिंग अपन बोलते हैं ड्रीम्स। तो ड्रीम्स पहले यहाँ से स्टार्ट होते हैं कि मुझे अगर ड्रीम कंप्लीट करना है तो उसके लिए बेसिक स्टेप्स क्या है। तो बेसिक स्टेप्स क्या है? पहले खुद को स्टैंड करो, फिर टीम बिल्डअप करो, उसी से पैसा आएगा कि नहीं? ड्रीम कंप्लीट कब होगा भैया? स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ोगे तब होगा कि नहीं? कि सिर्फ सपने देखने से हो जाएगा? सपने को पूरा भी करना है कि नहीं? तो पूरा करने के लिए प्लेटफॉर्म कौन सा है? ऑक्सीग्रीन। तो ऑक्सीग्रीन के लिए क्या लगना है? पहले स्टार्टिंग में अपना खुद का बुकिंग, ताकि आपका एक अच्छा इनकम वहां से बन जाए। फिर मान लो आपके पास व्हीकल नहीं है तो व्हीकल की प्लानिंग करो। किसी के पास अगर बाइक नहीं है तो पहले बाइक लो, डायरेक्ट कार लोगे क्या? तो स्टेप बाय स्टेप हर चीज में। तो नेक्स्ट स्टेप अपनी होना चाहिए कार। तो मुझे अदर डिस्ट्रिक्ट में जाना है तो फट से मुझे क्या टूल्स के लिए पहले खर्चा करो, बाकी छोड़ दो किसकी उधारी देने किसके कर्जा देना है। पहला क्या फोकस होना चाहिए? अपने बिजनेस के लगने वाले टूल्स क्या है? तो टूल्स है अपनी व्हीकल्स, अपना मोबाइल, अपना जो भी अपने को लगने वाला रॉ मटेरियल्स है, जो टूल्स लगने वाले ब्राउजर से लेके मैप से लेके इन्वेस्टमेंट कार्ड से लेके जो भी आपके कॉम्प्लेक्स लगते हैं वो टूल्स की तरफ पहले फोकस करो। उसके लिए जितना खर्चा कर सकते हो उतना करो। तो वो आप मैक्सिमम बिजनेस में लागत होना चाहिए तो इनकम भी बढ़ता है। अगर लागत आपकी कम है तो इनकम कम। तो इसमें लागत क्या है अपनी? वही है टूल्स। अपने को प्रोडक्ट डालना है, क्या मतलब लेआउट डालना है या फिर जगह खरीदना है या फिर डेवलपमेंट करना है, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। हमारे पास करोड़ों का प्रोडक्ट बिना कोई इन्वेस्टमेंट के पास आया, लेकिन हमारा खुद का इन्वेस्टमेंट क्या है? तो अपना समय, अपने लगने वाले टूल्स। तो ये हमारा ये खुद का इन्वेस्टमेंट हो गया। जो व्यक्ति इन्वेस्टमेंट करता है वो जल्दी कमाता है, क्योंकि आपकी सोच बनती है मैंने इतना खर्चा किया तो मुझसे यहाँ से जल्द से कवर भी करना है। सोच बनती कि नहीं बनती? अपने आप पे अपने बिजनेस के लिए खर्चा करने के लिए जो जो चीजें लगती है पहले करो। अभी क्या होता है, मैक्सिमम लोग देखा मैंने ब्राउजर भी फुकट टेकेंगे, सीनियर की मत्थे मार देंगे। तो अपना खर्चा खुद करो। मतलब ये नहीं बोल रहे कि हम अपने ऊपर का खर्चा आपको ढक रहे हैं। उससे क्या होगा? सेल्फ हो जाओगे आप। जितने जल्दी सेल्फ होंगे, अपना खर्चा खुद करने सोचोगे, उतना ज्यादा आपकी इनकम बढ़ने की चांसेस ज्यादा रहेंगी। तो आप करके देखो, इंडिपेंडेंट बनो। इंडिपेंडेंट का मतलब क्या होता है? सेल्फ बुकिंग अपने सीनियर के माध्यम से पहले निकाल लो, उसके बाद जल्दी से जल्दी प्रेजेंटेशन और अपनी स्किल डेवलप करो प्रोडक्ट को लेके, जितना फास्ट हो सकते हैं इस चीज में। क्योंकि ये पीरियड अपने अगर इसमें ही एक साल लगा दिया
तो काफी, मैं क्या बोला आपको, कितने साल में करना है सारी चीजें? 2 से 3 साल। मैक्सिमम 2 से 3 साल। तो पहला साल, पहले 2-3 महीने फटाफट अपनी सेल्फ बुकिंग, टीम डेवलपमेंट, फिर उसमें टीम के माध्यम से बुकिंग्स, फिर अपने सपने फिर स्टार्ट हो गए। यहाँ से अभी स्टार्ट हो गए सपने कि मुझे क्या क्या और कब कब करना है। फिर अपनी सेविंग्स, अपना म्यूचुअल फंड, अपना अलग अलग सेक्टर्स में अपना इन्वेस्टमेंट अगले 2 साल के बाद स्टार्ट हो जाना चाहिए। यहाँ से अपनी बेसिक लाइब्रेरीज कंप्लीट हो गई, साल 1.5 साल में हो जाएंगी कि नहीं हो जाएंगी? भरोसा है? 1.5 साल तक आपकी बेसिक सारी चीजें कंप्लीट हो जाएगी। जितने भी कर्जे हैं, जितने भी आपको लेन देन जो भी करना है, 1.5 साल के अंदर खत्म कर दो। नेक्स्ट 1.5 साल के बाद पट सेविंग्स में आ जाओ। सेविंग मोड में जल्दी आना बहुत जरूरी है। जितने जल्दी सेविंग मोड बोले तो क्या है? अपना इन्वेस्टमेंट हर जगह हो जाना चाहिए। तो ये प्लानिंग जब करोगे तभी आपके ड्रीम्स पूरे हो जाएंगे। इकट्ठे आपने सोच लिया मुझे कार लेना है या फिर बंगला बनाना है, तो पट से बंगला बन जाएगा क्या? उसके लिए छोटी छोटी सेविंग्स करना पड़ेगा कि नहीं? अरे सेविंग जरूरी है कि नहीं? इकट्ठे करोड़ रुपए जमा कर लो, ऐसा नहीं 100 बुकिंग कर लेता 1 करोड़ रुपए आ जाएंगे, 50 बुकिंग कर लो, ऐसा है क्या कुछ? स्टेप बाय स्टेप करना पड़ेगा कि नहीं? तो स्टेप बाय स्टेप चलने के लिए स्टेप्स भी आपको उस तरीके से लेना पड़ेगा कि मुझे नेक्स्ट मंथ क्या करना है, मुझे कितनी बुकिंग करना है, मुझे कितने टीम में एग्जीक्यूटिव ज्वाइन करना है, एसोसिएट ज्वाइन करना है। ये सब प्लानिंग आपको साल भर की कब करना है? अभी करना है। तब जाके आप साल भर की प्लानिंग अभी करोगे, नहीं तो वही कुआं खोदने वाली बात आ जाएंगी पैसा लगने के बाद। तो साल भर की प्लानिंग आप आज करोगे तो शायद साल भर की प्लानिंग आप कुछ हद तक पूरा कर सकोगे, नहीं तो फिर वही एक बुकिंग करना है और वहीं पे लटके रहोगे। फिर किसी का पेट्रोल का पैसा नहीं है, किसी का रिचार्ज का पैसा नहीं है, किसी को फील्ड पे जाने का पैसा नहीं है, वो फिर उसी में घूमता रहेगा बंदा। तो वो चीजें कल नहीं आना चाहिए, इसलिए आज ही हमको प्लानिंग करना है कल की। इस बिजनेस में हमको जितने जल्दी सेल्फ हो सकते उतने जल्दी सेल्फ होना है। तो इस विषय पे अपन ऑलमोस्ट ज्यादा टाइम हो गया, ये हो गया ऑलमोस्ट। अभी अपन ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के पहले थोड़ा सा शॉर्ट सब्जेक्ट ले लेते हैं जो कंपेयर टू अदर इन्वेस्टमेंट पे मैं शायद देना चाहूंगा। यहाँ तक क्लियर? तो अपने बेसिक फंडे पहले क्लियर करो ताकि जाके आगे की आपको बाकी प्रॉब्लम्स ना आए। तो ऑक्सीग्रीन एंड अदर ऑक्सीग्रीन एंड अदर इन्वेस्टमेंट, तो अपन इसके कंपेयर कर लेते हैं। क्या क्या स्टार्टिंग सोर्स होती है इन्वेस्टमेंट? आरडी, एफडी, म्यूचुअल फंड और गोल्ड, रियल एस्टेट में अपन बोल सकते हैं। स्टॉक मार्केट, इसमें फ्लैट और एक ऑप्शन प्लॉट भी है। इंश्योरेंस इन्वेस्टमेंट ये भाई वो एश्योर्ड होने के लिए पूछा है आपको। एश्योर्ड के लिए इंश्योर होना है, इन्वेस्टमेंट के लिए इंश्योरेंस लेना है क्या आपको? किसने बोला इन्वेस्टमेंट? इंश्योरेंस इन्वेस्टमेंट है? अगर कोई हो तो बता मुझे, कोई एलआईसी एजेंट है? इंश्योरेंस इन्वेस्टमेंट कौन बोलता है? डिजिटल करेंसी, हवा करेंसी, उसके बारे में अपन प्रैक्टिकल बात करें जहाँ से रिटर्न्स अपन काउंट कर सके। स्टॉक मार्केट जैसा क्रिप्टो भी है, लेकिन क्रिप्टो एक उसमें कोई दायरा बना हुआ है कि इतना रिटर्न मिलना है, तो जिसके दायरे बने उसके रिटर्न की बात करते हैं। और म्यूचुअल फंड, शेयर मार्केट, तो ये भी शेयर मार्केट बोल सकते हैं। म्यूचुअल फंड डिपेंड ऑन शेयर मार्केट। ये डायरेक्ट ट्रेडिंग जो करता है उसके लिए शेयर मार्केट, या फिर जो डायरेक्ट ट्रेडिंग नहीं कर सकता उसके लिए म्यूचुअल फंड। अभी इसके रिटर्न्स की बात करते हैं, फिलहाल इसको ऑक्सीजन को हटा देंगे। तो आरडीएफडी में कितना इंटरेस्ट है? 7.5 7 to 8 नेशनलाइज बैंक में कितना है? मैक्सिमम 7%। मैक्सिमम 7%, और 7.5 पकड़ लेते, ठीक है।
उसके बाद म्यूचुअल फंड डिपेंड ऑन मार्केट मूड। अगर इसमें अगर आप लॉन्ग टर्म करते हो लगभग मिनिमम 10 साल, तो फिर जो हिस्ट्री निकालोगे आप तो उसमें निकलता है आपका 10 से लेके 15% पकड़ो, वो भी डिपेंड ऑन मार्केट मूड एंड आपका मिनिमम 10 साल का अगर उसमें है इन्वेस्टमेंट तो अपन ये रेशो पकड़ सकते हैं। ठीक है। गोल्ड में पिछले 5 साल में काफी ज्यादा उछाल आया, उसके एवरेज अगर 10 साल देखा जाए तो उसका भी एवरेज जो ये आया तो 15 से लगभग 20% के बीच में आया, लेकिन अभी पिछले 5 साल में और ज्यादा उछाल है। तो ये फिलहाल अच्छा है कि इन्वेस्टमेंट बोल सकते हैं, लेकिन इसकी लिमिट्स है। गोल्ड आप ज्यादा ले सकते हैं, लिमिटेड जितना ऑर्नामेंट आप बनाना चाहो या फिर बनाते हो उसमें उसके ज्यादा कोई करता नहीं, तो इसमें भी लिमिट है। इसमें अगर रिटर्न पकड़ते तो मैक्सिमम 50 to 20% पकड़ लेते हो, 15 से 20%। इसके बाद अगर सॉलिड गोल्ड में कर रहे हैं, हाँ सॉलिड गोल्ड में कर रहे हैं, क्योंकि अगर ऑर्नामेंट में क्या होता है उसमें फिर मेकिंग चार्ज है, उसमें फिर अलग उसका जो डिडक्शन रहता है, तो 22 कैरेट उसमें फिर कम कैरेट का रहता है। तो वो सॉलिड गोल्ड लेते तो उसमें आपको वो उसका रिटर्न उतना मिलेगा। फिर भी अपन एक मैक्सिमम पकड़ा है, जितना लिमिट है उससे ऊपर पकड़ा है परसेंटेज रेशो। ठीक है। उसके बाद बचता है रियल एस्टेट। तो रियल एस्टेट में अगर फ्लैट है तो फ्लैट 2 तरीके होते हैं। फ्लैट 2 तरीके तो मेरे नजर, बाकी आपकी नजर में क्या होता है। एक होता है प्राइम लोकेशन, एक हो सकता है एसेट आपका अगर जिसको आप यूज कर रहे हैं उसमें रह रहे हैं। दूसरा होता है लाइबिलिटीज। तो 2 तरह के फ्लैट है। पहला एसेट बोले तो आप जहाँ पे रह रहे हैं तो शायद आपका रेंट बच रहा है 10,000 15,000, तो आप रह रहे हैं, उसका इनकम वहां से एटलीस्ट उतना खर्चा कहीं और आप 15-20,000 देते तो वो बच रहा है, तो आप ईएमआई उसको कवर कर सकते हैं, उसको एसेट में काउंट कर सकते हैं। एसेट बोले तो इनकम देने वाली नहीं, एटलीस्ट इनकम बचाने वाली। एसेट के मतलब 2 होते हैं, एक इनकम देने वाली और इनकम बचाने वाली। तो वहां से आपका बच रहा है पैसा, बरोबर। तो फ्लैट आपके 2 तरीके होते हैं। एक और फ्लैट में इन्वेस्ट करना बोले तो सबसे मूर्ख व्यक्ति, वो कैसे मैं साबित कर देता हूँ। फ्लैट में जो इन्वेस्ट करता है वो सबसे मूर्ख व्यक्ति। अगर वो रेसिडेंशियल पर्पज लेता है तो वो उसका एसेट बोल सकते हैं, लेकिन इन्वेस्टमेंट पर्पज लेता है तो मैंने उसका एक अंदाज लगा लेते हैं। मान लो फ्लैट 40 लाख का है, मान लो फ्लैट 40 लाख का है, उसने 20 लाख डाल के 20 लाख क्या लिया, लोन ले लिया। तो 20 लाख का अगर इंटरेस्ट पकड़ते हो तो आज मिनिमम 8.5% इंटरेस्ट है, बराबर। होम लोन शायद ज्यादा भी हो सकता है, पर 8.5 पकड़ लेते हैं। ठीक है। तो उसका ईएमआई कितना आएगा जो रेट ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से लगभग आपका एक 20,000 के आसपास 8.5% इंटरेस्ट जा रहा है। और इन्फ्लेशन समझता है सबको? हाँ, इन्फ्लेशन क्या होता है? महंगाई दर। आज के डेट में इंडिया में जो इन्फ्लेशन चल रहा है 7% इन्फ्लेशन, महंगाई दर। अगर आप ब्याज ही दे रहे 8.5% से, और मान लो 20 लाख आपने अपनी जेब से डाला, 20 लाख लोन लिया, और उसका रेंट मान लो रेंट पे दे दिया, चलो ठीक है 10,000 रुपये रेंट आपको आ गया, मैक्सिमम 10,000 आएगा, लेकिन शायद ना आया, लेकिन 10,000 पकड़ लेते हैं। 10,000 रेंट आ भी गया तो उसका इंटरेस्ट और महंगाई दर अगर कैलकुलेट करते हैं तो वो माइनस में जा रहा है। उसका इंटरेस्ट रेट और दैट टाइम का महंगाई दर अपन कैलकुलेट करते हैं, तो अगर आप मान लो 20 साल भरे तो 20 साल बाद वो फ्री हो रहा है ना, और 20 साल बाद ऑप्शन इतने रहेंगे फ्लैट के कि आपका उसकी कॉस्ट भी उतनी मिलेंगी, क्योंकि इसमें डिप्रिसिएशन कॉस्ट आता है, क्योंकि कंस्ट्रक्शन में क्या आता है मल्टीपल साल बाद डिप्रिशिएट होता है, और दैट टाइम जितना आपने 20 साल ईएमआई भरा उसका इंटरेस्ट अगर पकड़ोगे तो माइनस में गया। तो ये इन्वेस्टमेंट है कि मूर्खता है? तो आप समझाइए लोगों को, फ्लैट अगर आप रेंट पर्पज या फिर इन्वेस्टमेंट पर्पज ले रहे हैं मूर्ख है टोटल आप। हाँ, उसका रेसिडेंशियल पर्पज आपका यूज है, कहीं और आप रेंट दे रहे हैं, उससे अच्छा आपका बच रहा है, आपका रेसिडेंशियल हो रहा है, तो दैट इज कॉल्ड आप एसेट बोल सकते हो उसको। लेकिन अगर तो इसमें अगर प्लॉट है तो प्लॉट में शायद आपका एप्रिशिएशन हो जाएगा, क्योंकि प्लॉट ऐसा विषय है एक बार बन गया फिर से बनने वाला है, कि डिमांड है लेकिन सप्लाई नहीं है, तो ऑब्वियसली इसका कॉस्ट बढ़ते रहेगा।
लेकिन डिपेंड करता है इसका भी रेसिडेंशियल फ्लो, इन्वेस्टमेंट किया है लोगों ने और वहां पे अगर रेसिडेंशियल एंड यूजर्स ही नहीं है तो शायद वो आपको आवश्यकता पड़ने पर भी न बिके, बराबर। 10 मिनट और लेंगे। 5:05। तो कंपेयर टू अदर इन्वेस्टमेंट इसमें रिटर्न आपका माइनस में जा रहा है। अभी बचता है शेयर मार्केट। तो शेयर मार्केट जिसका स्टडी है, जो खुद उस पर स्टडी वॉच करता है, जो प्रॉपर प्रोफेशनली इसमें ट्रेडिंग खुद ट्रेडिंग करता है, तो शायद उसमें भी कुछ उसमें अगर लॉस सहने की कैपेसिटी है तो शायद उसमें से कुछ वो, लेकिन ये टोटल डिपेंड करता है मार्केट मूड और कितना आपका होल्डिंग कैपेसिटी है, कितना नॉलेज है। तो फिलहाल मैं जो ट्रेडिंग करता तो पिछले 2 महीने में लगभग 3.5 लाख माइनस में गया मैं, जब पिछले मार्केट डाउन था तो मेरा 3.5 लाख रुपये घुस गया उसमें। लेकिन मेरी इन्वेस्टमेंट अलग अलग जगह है, तो शायद कहीं से कवर कर लिया तो उतना इफेक्ट नहीं पड़ा, ठीक है। तो इसमें अगर अपन सोचते हैं शेयर मार्केट में अगर डायरेक्ट ट्रेडिंग कर रहे हैं और आपकी होल्डिंग कैपेसिटी प्रॉपरली, आपका मार्केट में स्टडी प्रॉपरली है, किस का बाय करना चाहिए, किसको कितना होल्ड करना चाहिए, अगर इसका नॉलेज है तो शायद आप इसमें कवर कर सकते हैं, तो माइनस में भी जा सकते हैं, ठीक है। तो इसका कोई स्टेबल आंकड़ा अपन नहीं निकाल सकते, ठीक है। तो फिर बाकी बचे कितने, 1 2 3 4। एक में तो एक फेलियर हो गया रेड प्लॉट, शायद आप एक इंप्रेशन के से थोड़ा सा एक इन्वेस्टमेंट करके सेफ इन्वेस्टमेंट करके आप सोच सकते हैं, बट गारंटी रिटर्न के प्लॉट में गोल्ड एक लिमिट दायरे पे ले सकते हैं। अगर 15 से 20% आपका इसमें रिटर्न आ रहा है तो 10 साल बाद अगर इन्फ्लेशन भी, महंगाई दर अगर 10% भी चला जाए तो भी अपन इस पर 10% प्लस है, ठीक है। रहा म्यूचुअल फंड, तो आपका होल्डिंग अगर मान लो 10 से 12 साल तक है तो ये रेशो है, नहीं तो ये भी लगभग 7% से नीचे इसका रेशो है। अगर 5 साल का रेशो निकालते हैं तो 7% नीचे, जो भी इन्फ्लेशन के मतलब महंगाई दर से भी काफी कम है। तो आपका इन्वेस्टमेंट आपके माइनस में जा सकता है म्यूचुअल फंड में, अगर 5 साल के अंदर, साल भर, 2 साल बाद, 4 साल बाद, 5 साल बाद अगर देखते हो, डिपेंड ऑन मार्केट मूड, हो सकता है माइनस में चला जाए उतने कम साल में, डिपेंड ऑन मार्केट मूड, ठीक है। रहा एफडी, और ये तो आपका इन्फ्लेशन के बराबर है, तो इसमें जितना आप डाल रहे हैं उतना ही आपको मिल रहा है। अगर मान लो 7 लाख आपने 10 लाख डाल दिया और 10 साल बाद आपको 10 लाख मिले तो वो प्रॉफिट नहीं बोल सकते आप, क्यों नहीं बोल सकते? रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या हो गया? इन्फ्लेशन सेम उतना ही रहेगा। मान लो 10 लाख पे 10 साल बाद 10 लाख भी मिले आपको, हालांकि आज के रेट ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से आपको 12 से 13 साल बाद 10 लाख मिलेंगे, तो वो दैट टाइम वो जीरो है, मतलब 10 लाख डाला और 10 लाख ही लिया आपने, ऐसा उसका मतलब होता है, समझे? तो एज कंपेरेटिव अभी अपन बोलते हैं, आते हैं किसके ऊपर? तो ये कंपेरेटिव आपको बताते आना चाहिए। इस पे हम डेवलप प्रीमाइसेस में प्लॉट दे रहे आपको, ठीक है। किसमें दे रहे? डेवलप प्रीमाइसेस बोले तो क्या? रोड, इलेक्ट्रिसिटी, कंपाउंड, सिक्योरिटी, स्ट्रीट लाइट, हो गया। साथ में क्या दे रहे? एमिनिटीज, 5 स्टार मेंबरशिप। ये डे 1 से आप इंजॉय कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। एक प्लॉट हो गया आपका डेवलप प्रीमाइसेस में, उसके साथ एमिनिटीज आपको 5 स्टार डे 1 से मिल रही है। तीसरा, आपके पास एप्रिसिएशन पार्ट क्या है? रिजर्व है, रिजर्व, मतलब इसकी बात ही नहीं करते, ये आपके पास रिजर्व है, रख दो, ये पार्ट आपके पास एडिशनल रख दो, इसको आपको यूज ही नहीं करना है। क्या हो गया? एक डेवलप प्रीमाइस में प्लॉट, मेंबरशिप, इसको आप डे 1 से यूज कर सकते हो। इस तरह एप्रिसिएशन आपके पास रिजर्व है। चौथा, अट्रैक्टिव टैक्स फ्री इनकम,
अभी टैक्स फ्री सबको पता है, फार्मिंग यील्ड में आता है, इसलिए होने वाला इनकम भी टैक्स फ्री है। अभी ये मिनिमम कितना दे रहे हैं अपन इसको? आप 400% मतलब कितना गुना हो गया? 4 गुना हो गया, आपके वैल्यूज की 4 गुना हो गया ना। तो अगर इसमें हम आज का महंगाई दर भी माइनस करते हैं तो भी अपन 3 गुना मिनिमम प्रॉफिट में। अपन माइनस से माइनस भी सोच लेते, अगर महंगाई दर भी अगर दैट टाइम मान लो 10% भी रहा तो भी अपन 3 गुना प्लस में है विदाउट यूज योर एप्रिसिएशन पार्ट, बरोबर? अरे बरोबर क्या? तो ये 400% में से आपको 100% निकाल लो, अपन माइनस की बात करते हो, क्योंकि 300% प्लस है सिर्फ इसमें। अभी ये किस तरीके से आपको क्या करना पड़ेगा, टेक्निकली समझाना पड़ेगा कस्टमर को कि इसका रिटर्न मिनिमम कितना है। ऑलमोस्ट रिजल्ट इसके ऑलमोस्ट इतने आ गए हैं, और मार्केट में रेट जो गोल्ड का हर 10 साल में बढ़ता है उतना ही टिक की डिमांड 10 साल में उतना कॉस्ट बढ़ता है। तो दैट टाइम हमारे पास और रिजर्व क्या है, जो हमारे पास प्राइस जो है पकड़ा हमने आज का डेट का, जो लोअर साइड जो हमारा इस टाइप के टिप का जो क्वालिटी का प्राइस होता है 5,500 से 6,000 मार्केट में आज ही है, अपन कितना बोला 4,000, वो भी दैट टाइम जो रेट बढ़ेगा वो अपने पास रिजर्व हो गया, ठीक है ना। तो वो तो फिर प्लस हो गया, अगर वो मान लो 4,000 अगर 10,000 हो गया तो वो तो और ऑलमोस्ट आपका 8 गुना बढ़ जाएगा। लेकिन अपन वो रिजर्व रख रहे हैं एडिशनल, जैसा रिजर्व हमने एप्रिसिएशन रखा वैसा कॉस्ट भी हमने रिजर्व रखा, मतलब ये सेफ हैंड में है अपन। तो इतना मिनिमम 300% रिजर्व प्लॉट आपका एप्रिसिएशन रिजर्व, जो रेट बढ़ेंगे वो भी आपके पास रिजर्व है। तो कोई भी अगर कोई प्रॉब्लम भी आती तो मिनिमम इतना रिटर्न मिलना ही मिलना है, मिलना है कि नहीं? यस सर। तो इतना भी आप माइनस कॉस्ट करके भी कंपैरेटिवली लोगों को बता सकते हैं कि अपना प्रोजेक्ट अब इसमें सेफ इन्वेस्टमेंट इसलिए है क्योंकि आपका ओनरशिप ये किसके पास है? ओनरशिप आपके पास होने से क्या हो गया, आपका इन्वेस्टमेंट सेफ हो गया, आपको डेवलप एग्रीमेंट में प्लॉट मिल गया, ओनरशिप आपकी है, उसको बिना हाथ लगाए आपको इतना रिटर्न मिल रहा है, मतलब उसको आप उस प्रॉपर्टी को यूज भी कर रहे हैं, एंजॉय भी कर रहे हैं, और बिना कोई एक्सपेंसेस। ये भी पार्ट मायने रखता है कि नहीं? अगर हम अभी कल परसों ही फ्लैट स्कीम चालू किया, पता है सबको नागपुर में 6 करोड़ पैकेज, हाँ? 6 करोड़ पैकेज, ज्यादा बोल 10 एकड़ में 1.5-2 करोड़ से स्टार्ट है। तो अगर 2 करोड़ का फ्लैट ले रहे हो आप, मान लो रहने भी गए, उसका मेंटेनेंस कितना जाएगा मालूम है आपको? 10 से 15,000 मिनिमम मेंटेनेंस जाएगा कम से कम। 1.5 करोड़ का फ्लैट है, 15,000 मेंटेनेंस जाएगा, बरोबर? तो जितना अपन जितने का फ्लैट ले रहे हैं उससे 10% आपका लगभग मंथली मेंटेनेंस जा रहा है। 1.5 करोड़ का पकड़ते पर 15,000 मिनिमम आपका मेंटेनेंस जाएगा। यहाँ पे विदाउट एनी एक्सपेंसेस आपको आपकी प्रॉपर्टी जो आपका रोड बना है, जो स्ट्रीट लाइट लगी है, जो भी बाकी जो अपन डेवलपमेंट की उसका एक्सपेंसेस देना है क्या? हाँ, जो पेड़ को लगने वाला जो मेंटेनेंस कॉस्ट है वो टोटल प्रॉफिट में से माइनस होगा, वो भी प्रॉफिट में से होगा, ठीक है। तो ये एक्सपेंसेस विदाउट एनी एक्सपेंसेस, ओनरशिप आपके पास 1 रुपए भी खर्चा न करते, डेवलप से प्लॉट विद 5 स्टार एमिनिटीज, देवन से मेंबरशिप, उसके अलावा आपको एक अट्रैक्टिव टैक्स फ्री इनकम मिल रही है, उसके साथ साथ मिनिमम रिटर्न इतना है, वो टेक्निकली आपको समझाना पड़ेगा कि क्या कितना % रिटर्न आएगा, उसके लिए कंप्लीटली सेशन लेना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर? तो कंपैरेटिवली आपने बता दिया कि आज के डेट में मार्केट में जितने भी ऑप्शन है क्रिप्टो छोड़ के, हमने सब पे डिस्कस किया। यस सर। तो जो बात हवा है उस पर अपन बात नहीं कर सकते, जिसके एक्चुअल रिजल्ट आए हुए अपन उस पर बात कर सकते हैं, ताकि उसकी हिस्ट्री चेक करें और प्रेजेंट चेक करें। तो उसकी रिटर्न्स के अपन ऑलमोस्ट टीकुड में भी ऑलरेडी जो रिजल्ट आगे है उसके भी हिस्ट्री ऑलमोस्ट है। 10 साल पहले क्या रेट थे, आज के क्या रेट है, आप टिम्बर मार्केट से और बाकी सर्च कर सकते हैं उसकी हिस्ट्री। तो ये टोटल फैक्ट पे बात की अपन ने, ठीक है। तो लोगों को आंखों में आग डाल के फैक्ट पे बात करो ताकि विश्वास ज्यादा करेगा। तो फैक्ट पे बात करोगे तो ही ये अपन, मैंने पहले बोल दिया कि अपन प्रोडक्ट नहीं बेच रहे, अपन क्या बेच रहे हैं, कॉन्सेप्ट बेच रहे। तो कॉन्सेप्ट के आपको टेक्निकली, कंपैरेटिवली और नॉलेजफुली आपको कॉन्फिडेंस से सामने से बात करना पड़ेगा, क्योंकि हम रिटर्न दे रहे हैं, हम इनकम की बात कर रहे हैं ना, हम सिर्फ प्रॉपर्टी दे रहे हैं क्या, साथ में क्या दे रहे हैं, इनकम दे रहे हैं ना।
जो इनकम दे रहे थे उसका आपको कंपेरेटिवली लोगों को समझाते आना चाहिए, तब जाके आपका कस्टमर क्लोज होगा। इतना इजी भी नहीं। तो ये टेक्निकली सारी बातें समझो। और अभी इसको रहा सवाल पहुंचाने का, तो आप अलग अलग तरीके से, मैंने जो बोला कि आपको लोगों तक पहुंचाना है, जितना जल्दी आप पहुंचा सकते हो उतनी जल्दी पहुंचाइए। प्रोडक्ट को ऑलमोस्ट लोग काफ़ी पसंद कर रहे हैं, डिमांड भी काफ़ी ज़्यादा है। 7 फेज ऑलमोस्ट खत्म हो गए अपने विद इन 2 ईयर्स, तो काफ़ी अच्छा अचीवमेंट भी है। और ये आने वाले 2 साल में काफ़ी ऊपर तक प्रोजेक्ट चला जाएगा। तो 2 साल में आप कहाँ रहोगे, आप आज से अगर नहीं सोचोगे तो शायद 2 साल बाद पछताओगे। इसलिए आज से ही अपना दौड़ना शुरू कर दो। जो रह गया वो रह गया, बाकी सब आपके हाथ में। प्रोडक्ट भी है, कंपनी का सिस्टम भी है, सारी फैसिलिटीज भी है, सारा एसी कैबिन्स और सारा सीनियर्स का सपोर्ट, ये सारा कुछ है। फिर भी आप नहीं कर पाए तो दूसरा जिंदगी में काम नहीं कर सकते, इतनी गारंटी। इससे अच्छा प्लेटफॉर्म, इससे सुंदर प्लेटफॉर्म पे अगर काम नहीं कर पाए तो शायद कहीं और आप फिर से जॉब करने के लेवल पे आ जाओगे। इसलिए वो स्थिति मत लाइए। यहाँ से पूरी जिंदगी आप 2 साल में अगर आप दे दिए यहाँ पे, तो आप आने वाले 20 साल तक टेंशन फ्री रहोगे, इतनी गारंटी। तो अभी नेक्स्ट एक 5 मिनट में अपन इस पे आते हैं, अपने जो ऑब्जेक्शन हैंडलिंग वाला जो विषय है। तो कस्टमर्स के क्या क्या सवाल आता है, बिंदास पूछ सकते हैं। हाँ, ये भी सवाल है। और मॉर्टेलिटी रेट क्या है? आप काम कर इंटरेस्ट करते छोड़ दिए, भागे तो पहले भी ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट आए। पहले भी ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट है। एक सवाल ध्यान रखो, प्राइस को लेके प्राइस को लेके गारंटी के रिफंड मिलेंगे। गारंटी क्या दे रहे, ये सवाल आ रहे हैं। बाकी तो सर ऐसा जिसको लेना नहीं रहा वो तो बहुत सारा सवाल करता है। हाँ? तो अपन क्या कर रहे हैं, अपन लोगों को क्या दे रहे हैं, डेवलप प्रीमाइसेस में फार्म लैंड दे रहे हैं। ठीक है, तो पहला सवाल का जवाब जो है कि मोर्टेलिटी बाद वाला सवाल क्या था, पेड़ मर गए तो फार्म इसमें कॉस्ट क्या, मतलब मार्केट से कॉस्ट ज्यादा है, तो अपन खाली खेती दे रहे क्या? अपन एक कॉन्सेप्ट में डेवलप प्रीमाइसेस जिसमें सारा एमिनिटी डेवलप कर रहे हैं, एमिनिटी के साथ दे रहे हैं, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर सारा दे रहे हैं। बाकी खेती में ऐसा मिलता है। दूसरा, यहाँ पे पूरा एक्सपेंसेस जो है आपको 1 रुपये नहीं लगाना है, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर अपन दे रहे हैं, तो ऑब्वियसली उसकी कॉस्ट बढ़ना है। डेवलपमेंट का कॉस्ट बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? तो डेवलपमेंट की कॉस्ट और लैंड की कॉस्ट पकड़ोगे तो आज के डेट में उतना है उसकी कॉस्ट ऑलमोस्ट है, बराबर है कि नहीं? तो वो ऑलमोस्ट लैंड की कॉस्ट वहाँ पे आज खाली प्लॉट बिक रहा है, एनए वो जो प्लॉट 400 स्क्वायर फीट से प्लॉट बिका है वहाँ पे, खाली एनए प्लॉट। एनए प्लॉट में क्या होता है, एग्रीकल्चर का नॉन एग्रीकल्चर करना है और 4 फुट ही काटना है, फिर भी 400 के भाव से बिका। अपन क्या दे रहे हैं, रोड, इलेक्ट्रिसिटी, कंपाउंड वॉल, स्ट्रीट लाइट, सिक्योरिटी गार्ड विद डेवलपमेंट दे रहे कि नहीं? तो आज के कॉस्ट से ज्यादा कॉस्ट में आपको प्रॉपर्टी आज ही मिल रही है। दूसरा, मॉर्टेलिटी बात करते हैं, तो मॉर्टेलिटी कैसा होता है, इसमें टेक्निकली जो हमारे एक्सपर्ट लोगों का कहना है कि मैक्सिमम 2 साल तक इस पेड़ के ध्यान उसका जो क्या बोल सकते हैं, ज्यादा उसकी केयरिंग करना पड़ता है। अगर मान लो इसमें मॉर्टेलिटी कुछ हुई भी, कुछ पेड़ मर भी गए, तो उसमें रिप्लेस करते हैं। अच्छा, इसमें भी एक सवाल ऐसा हो सकता है कि मेरे प्लॉट में 125 पेड़ है और अभी 5 मर गए, मान लो मॉर्टेलिटी हुई, या फिर 5 है नहीं मेरे प्लॉट में, 125 चाहिए लेकिन 120 ही है, तो भी उसको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि अपन जो पेइंग दे रहे हैं, अपन एग्रीमेंट में क्या लिख के दे रहे हैं, आपका एरिया कितना है डिवाइड बाय 72, उतने आपको पेड़ की कॉस्टिंग आपके प्लॉट में, मान लो 125 पेड़ आने चाहिए 9000 प्लॉट के हिसाब से, फिर भी आपको प्लॉट में 120 ही पेड़ है, लेकिन आपको रिटर्न कितना मिलेगा 125 के हिसाब से, क्योंकि आपके प्लॉट के हिसाब से टोटल खसरे में कितने पेड़ है उसके हिसाब से उसका रिटर्न मिलेगा। तो मॉर्टेलिटी प्लस आपको जो पेइंग रिटर्न मिल रहा है वो उसका जवाब यहाँ पे आ गया। तीसरा सवाल क्या था, बहुत सारे प्रोजेक्ट आए पहले भी ऐसे। हाँ, इसके पहले भी बहुत सारे प्रोजेक्ट आए, लेकिन जो प्रोजेक्ट आए इसमें हमारे प्रोजेक्ट में विशेषता क्या है, हम क्या दे रहे हैं, ओनरशिप दे रहे हैं, वो भी डेवलप प्रीमाइसेस में दे रहे हैं।
ओनरशिप विद डेवलप प्रीमाइसेस विद एमिनिटीज, जो ऑलमोस्ट 350 एकड़ में ऑलरेडी बन के रेडी है, भविष्य में बनेगा ऐसा विषय ऑलरेडी डेवलप है, बरोबर। तो डेवलप प्रीमाइसेस में विद एमिनिटीज के साथ और ओनरशिप भी आपकी। तो इसके पहले जो प्रोजेक्ट आया इस टाइप से नहीं है, ओनरशिप भी नहीं थी, ना डेवलप था, फ्यूचरिस्टिक प्लानिंग थी, इस टाइप से करेंगे। ये सिर्फ भूल कहाँ पे, किसको क्या बोल सकते हैं, मुंह जबानी बोल सकते हैं वो, और ब्राउजर में सिर्फ पिक्चर निकाल के हो दिया, लेकिन हमारा ऑलमोस्ट डेवलप प्रोजेक्ट है। कंपनी की ओनरशिप ऑलमोस्ट लैंड आप 102 एकड़ की सेल डीड आज ही चेक कर सकते हैं, मतलब ओनरशिप कंपनी की भी है, कस्टमर की ओनरशिप हम दे रहे हैं। तो क्लियर विषय। और कुछ सवाल? नेचुरल कैलेमिटीज, नेचुरल कैलेमिटीज क्या हो सकती है? 3 हो सकती है, अपन उसकी बात करते हैं। नेचुरल कैलेमिटीज, एक तो फ्लड इफेक्ट है, दूसरा आग लग गई तो, तीसरा अर्थक्वेक। तो विदर्भ में अर्थक्वेक पिछले 100 साल में अभी तक हिस्ट्री में नहीं हुआ, तो अभी फ्यूचर में हो सकता, तो फिर भी बता नहीं सकते, हो गया तो ठीक है, लेकिन हुआ नहीं तो फ्यूचर में होगा नहीं, ये बात पक्की। क्योंकि अपना जो ज्योग्राफिकल स्टेटस है उसमें ना फ्यूचर में हो भी नहीं सकता, क्योंकि इसका क्रॉप अभी और 50-100 साल तक कोई चांस नहीं है, लेकिन इसका क्रॉप कब आने वाला है? आफ्टर 12 ईयर्स, तो 50-100 साल तक का कोई टेंशन नहीं है। दूसरा फ्लड इफेक्टेड, बरोबर। रेट का हाँ, एक कस्टमर का सवाल था, बैठ के बोलो, आराम से बोलो। हाँ बोलो। कि 12 साल बाद आपको प्रोडक्ट आएगा, आज की कंडीशन में ठीक ये जो पेड़ अपन लगा रहे हैं, हाँ, बहुत सारे लोग लगा रहे हैं, बहुत सारे लोग लग रहे हैं। बहुत सारे लोग मतलब इसमें जवाब जिस लैब से चुका है। आप लाते हैं, हाँ अपन दिखाते हैं लोगों को, हाँ। नहीं कस्टमर का सवाल। हाँ बिल्कुल, अब कस्टमर का सवाल बोलो, अपना मत पूछो। थोड़ा जो ज्यादा सवाल करने वाले कस्टमर है पूछ लेते हैं। तो 12 बिंदास साल पूछो। बाद 4000 से भी कम रेट हो गया, तो क्या करेंगे? कि मार्केट में बहुत सारे ऐसे टी प्लांट आएंगे आगे फिर आगे आएंगे भी, ठीक है। जो कि बेंगलोर से हम लाते हैं, वैसे लोगों को दिखाते हैं कि उन्होंने ये 3 साल का या 10 साल के पेड़ दिखाते हैं ना। हाँ, अपने यहाँ अभी मैं आपका सवाल समझ गया बेटा। हाँ। इनका सवाल ये है कि मार्केट में बहुत सारे टिश्यू कल्चर लगा रहे हैं, उसके बाद मान लो फ्यूचर में 4000 रेट नहीं रहा तो, क्योंकि प्रोडक्शन ज्यादा हो जाएगा, ये सवाल है ना। और क्या बोल सकते हैं, टिश्यू कल्चर बहुत सारे लोग लगा रहे हैं। अभी परपेटली लोग 2 पेड़ लगाते हैं, परपेटली बोले तो इनकम परपेटली। कौन से? मैं टिक की बात करूं, चंदन का हाइब्रिड और टिश्यू कल्चर, बराबर। ये 2 परपेटली लगाते हैं। तो पहला हाइब्रिड अपन डिस्कस करते हैं, तो उसका प्रोडक्शन ऑलमोस्ट 15-20 साल लगता है, बराबर। तो इसलिए लोग इसको मेन क्रॉप नहीं मानते। मेन क्रॉप बोले तो मैक्सिमम लोग अपने जो मेड होती आमच्याकडे धुरा म्हणते त्याला लावते किंवा पडी जागेत लावते, बरोबर, मैक्सिमम। क्योंकि इसका एज आता है आफ्टर 15 to 18 ईयर्स, बरोबर। इसलिए इसको मेन क्रॉप करके लोग लगाते हैं, लगाएंगे तो मर जाएंगे, क्योंकि 18 साल वेट कौन करेगा। हाइब्रिड का विषय हो गया क्लियर। टिश्यू कल्चर पे बात करते हैं। टिश्यू कल्चर आज से 22 साल पहले स्टार्ट हुआ था। जो 5 IAS ऑफिसर ने उसका जब रिटायर्ड हुए थे, उसके बाद वो रिसर्च करके टीम बना के लैब डाला, तो इसको लगभग 20 साल से लोग लगाना चालू कर दिया। लेकिन धीरे धीरे लोगों को पता चला, अभी उसको 15 साल हो गए मान लो मार्केट में आया, तो 15 साल पकड़ते। तो पहला जब टिश्यू कल्चर आया तो उसकी ग्रोथ मैक्सिमम 25-30 फीट हाइट होती थी। पहले जो टिश्यू कल्चर आया, पहले जो बैच में जब टिश्यू कल्चर आया, तो उसमें 25-30 फीट हाइट होती थी। उसमें जो क्रॉप निकलता था, हालांकि नेचर उसका क्या है, सीधा पाइप जैसा है, तो और उसमें नोट्स नहीं आता, तो उसमें जो लॉग निकलेगा लगभग 20 फीट का भी लॉग पकड़ते हैं अपन, तो भी अगर उसकी गोलाई 3 फीट का पकड़ते हैं तो लगभग 15 से 16 क्यूबिक फीट तक प्रोडक्शन हुआ है पहले इसका। कितना हुआ है? 15। फिर उसके बाद थोड़ा सा उसमें एडवांस है, तो जो फिर रिजल्ट आया 9 साल में थोड़ा ज़्यादा है, तो भी अपन मैक्सिमम 20 से 25 क्यूबिक फीट पकड़ते हैं, ठीक है। तो पहला सवाल था इनका कि टिश्यू कल्चर बहुत लगाते हैं। टिश्यू कल्चर, हम टिश्यू कल्चर लगा रहे हैं क्या? नहीं, हम प्रीमियम टिश्यू कल्चर करते हैं। अभी प्रीमियम टिश्यू कल्चर को ही लगभग 5-6 साल हो गए। इसके पहले का कोई प्रीमियम टिश्यू कल्चर मार्केट में अवेलेबल नहीं है। आपके जवाब टिश्यू कल्चर का जवाब आपको शायद मिल गया। तो प्रीमियम टिश्यू कल्चर क्या है? पर्टिकुलर सोर्स ऑफ प्लांट कौन सा है?
मदर प्लांट। अभी जो परपेटली जो लोग लगाते हैं फार्मिंग एंड में लगाते हैं उनको जो टिश्यू कल्चर मिलता है वो कोई भी पेड़ से लिया गया टिश्यू उसको कल्चर करके प्रोसेस करके दिया गया, क्योंकि मार्केट में रेट 50 रुपए में मिल जाता है टिश्यू कल्चर, बरोबर है। और उसकी ग्रोथ जो होना चाहिए वो 3 महीने की ग्रोथ होती है, जो बाकी लोग लगाते हैं 3 महीने की ग्रोथ बोलते तो क्या है, सिर्फ बारिश के पानी पे जो डिपेंड है उसको 3 महीने की ग्रोथ बोलते हैं टिश्यू कल्चर में, जो बाकी फार्म फील्ड में लगाते हैं जो प्रॉपर उसको इरिगेट भी नहीं करते, तो उसकी ग्रोथ में और अपनी ग्रोथ में काफी फर्क है। दूसरा विषय कि अगर इसमें परसेंटेज रेशो बहुत लोगों ने लगा ले तो कॉस्ट रहेंगी, क्योंकि प्रोडक्शन ज्यादा हो गया लेकिन इसकी डिमांड काफी ज्यादा है। पिछले 20 साल से अपने इंडिया में ही एक्सपोर्ट किया जा रहा है, सॉरी इंपोर्ट किया जा रहा है, बाहर से ला रहे हैं। तो डिमांड ऑलमोस्ट है, जो मैक्सिमम जंगल में पेड़ तो काट नहीं सकते, वो तो गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी जो पर्पजली लगाया गया है टिश्यू कल्चर उसकी उससे भी ज्यादा डिमांड ऑलमोस्ट आज के डेट में है, उसकी ऑलमोस्ट कॉस्ट दैट टाइम बढ़ेगी ना कि घटेगी। तो टीक का पर्टिकुलर आपने जो लगाया तो उसका प्रोडक्शन उसमें जो होगा, क्योंकि आपके ईल्ड में ही फार्मिंग ईल्ड में जो इतना लगा उतने मार्केट में अवेलेबल रहेगा। तो इसको पर्पजली लगाने वाले मुश्किल से अगर आप पकड़ोगे तो अगर टोटल ओवरऑल इंडिया से भी पकड़ते हैं अपन तो एक मैक्सिमम जो रहता है एवरेजली 4 से 5 एकड़ में भी लगाता है, तो वो जो 5 एकड़ में लगाने वाला जो फार्मर है वो उतनी पेइंग कैपेसिटी है तो ही लगाएगा, अदरवाइज नहीं लगाएगा। उसकी होल्डिंग कैपेसिटी उतनी होना चाहिए, एटलीस्ट कम से कम 12 साल होल्ड कर सकता है क्या, इतना सारा अपने जेब से मेंटेनेंस कर सकता है क्या, तो ही वो लगाएगा, अदरवाइज नहीं लगाएगा। तो उतना कॉस्टिंग उस कंपैरेटिवली प्रोडक्शन और लगाने वाले का जो क्वांटिटी है काफी कम है, उस हिसाब से प्रोडक्शन जो होने वाला वो भी कम है, इसलिए डिमांड इसकी ऑलमोस्ट रहेगी, क्योंकि जो लगना है और आने वाले 20 साल बाद होने वाला जो प्रोडक्शन है उसके आधार पर उसकी जो डिमांड है वो उससे ज्यादा है, तो ऑब्वियसली कॉस्ट बढ़ेगी इसकी। और वो कैलोरी तरह के क्लाइमेटीज में रह गए थे अपनी, एक तो ये हो गया अर्थक्वेक, दूसरा था अपना फ्लड इफेक्ट। तो अपन कहाँ पे अपना लोकेशन डैम के अपर साइड, ऑब्वियसली डैम के लोअर साइड में अगर फ्लड आ भी गया तो उधर आएगा, ठीक है। बारिश का पानी तो जितना आएगा उतना आएगा, वो तो आपका उसके हिसाब से व्यवस्था किया है। तीसरा आग लगना हो सकता है, बरोबर। तो आग लगना बोले तो कैसा है, आग कब लगेगी, जंगल में जब सुबह होता है पूरा गर्मी के दिनों में, तब शायद वो परपेटली लगाया तो आग लग जाती है, लेकिन वो भी सिर्फ कचरा कचरा जलता है, पेड़ बच जाते हैं। क्योंकि उसमें पेड़ क्यों बचते हैं, क्योंकि वो गीले होते हैं इसलिए बच जाते हैं, वो अगर सूखे रहते तो जल जाते हैं, गीले है इसलिए बच जाते हैं। जब परपेटली आग लगाए तो भी नहीं जलते। हमने तो ड्रिप इरिगेशन किया है और डिस्टेंस भी अपना काफी 10 बाय 7 का डिस्टेंस ज्यादा है, तो जंगल में तो पास में पेड़ है, फिर भी गीले पेड़ नहीं जलते परपेटली आग लगाने के बाद। तो परपेटली आग यहाँ पे लगाओगे तो वो कचरा भी नहीं जलेगा, क्योंकि वहाँ पे ऑलमोस्ट वो तो इसलिए तीनों क्लाइमेट, चौथा चोरी जाना भी पकड़े तो नेचुरल क्लाइमेट नहीं है, ये अपनी क्लाइमेट है इंसानों की, तो वो भी इसमें एक तो ऑफेंस है, दूसरा कि हमारा खुद का सिक्योरिटी और कंपाउंडिंग है, इसलिए वो चीज में अपन सेफ है। तो चारों ऑप्शन से अपन ऑलमोस्ट सेफ है, इसलिए कस्टमर को सवाल पूछो कि क्या क्या हो सकता है इसमें और नेगेटिव चीजें। अपना इंश्योर है क्या? इंश्योरेंस है इसका? इन्शुरन्स नाही आहे, क्योंकि इन्शुरन्स अगर निकालते हैं तो सिर्फ क्राप तो लगाने वाला, ज्याला आपण लागवडीचा खर्च म्हणतो तोच भेटतो, म्हणजे आपण जो लागवड केला झाडाला त्याच्यासाठी जो लागणारा खर्च आहे, म्हणजे होऊ शकते लॅब मधून येण्यापर्यंत त्या प्रोडक्टची कॉस्ट आणि लागवडीचा खर्च, त्याला खत पाणी तेवढाच खर्च भेटेल। समजा एखादा काही क्लेम झाला त्याच्या होणारा प्रोडक्शन एवढा नाही भेटणार। एखादी कार परचेस करतो आपण तर त्याच्या सम अशोर्ड अमाउंट राहते, समजा तुम्ही 10 लाखाची गाडी घेतली, 10 लाख भेटते का, पहिल्या वेळेस पण नाही भेटत 10 लाख। अपन नई कार लेते हैं तो भी उसका मिनिमम प्राइस 9 लाख, आरटीओ माइनस करके सब माइनस करके उसका जो एक्चुअल इंश्योरेंस कॉस्ट है उससे भी उसका सम एश्योर्ड कम रहता है पहले ईयर में, क्योंकि इसकी कॉस्ट के हिसाब से उसका मैच्योर डिपेंड करता है। तो इसमें तो अभी प्रोडक्शन होने का चाहिए, तो इसका इंश्योरेंस कंपनी भी निकालेगी तो कैसे निकालेगी, उसका सम एश्योर्ड की उसकी ऑलमोस्ट कॉस्ट तो होना चाहिए कि इसमें इतना सम एश्योर्ड निकलेगा, इतना उसकी हाइट है, इतना इसका प्रोडक्शन है, इतना मान लो 12 फीट का है, 6 इंच की बोला, इसके हिसाब से इसका लॉग इतना इसका कॉस्ट निकलेगा, तो वो जब बढ़ेगा तब होगा, इसलिए उसका लागवडीचा खर्च ज्याला मराठीत म्हणतो आपण तोच भेटतो इन्शुरन्स केल्यावर। त्यामुळे तो जर इन्शुरन्स केला आहे तर तो फक्त कंपनीच्या कामाचा आहे, कस्टमरच्या कामाचा नाही। अजून एका प्रॉस्पेक्टला हे कन्सेप्ट जेव्हा मी सांगितलं. केला होता
तेव्हा त्याचं म्हणणं असं पडलं की हे जे सायंटिफिकली ग्रोन प्लांटेशन आहे ते ऑलमोस्ट मला असं वाटतं हाफ पिरियडमध्ये डेव्हलप होऊन जातं. हा. आय डोंट नो एक्झॅक्ट पिरियड, पण तो पुष्कळ कमी वेळामध्ये तो ग्रोथ Growth करतो. हा खूप चांगला फॅक्टर आहे. बरं. परंतु त्याचं म्हणणं असं पडलं की ॲज फार ॲज द स्ट्रेंथ इज कन्सर्न, ते जे अल्टिमेट प्रॉडक्ट जे आपलं प्लांटेशनचं तयार होतं त्याची strength काय आहे? त्याची स्ट्रेंथ जर कम्पॅरेटिव्हली कमी असते. स्ट्रेंथचा अर्थ काय होतो आपल्याला? स्ट्रेंथ म्हणजे त्याचे हार्डवूड. त्याची जी स्ट्रेंथ पाहिजे ते हार्डवूड मध्ये म्हणतो आपण. जो झाडाची हार्डवूड जो आहे, हार्डवूड ऑलमोस्ट कम्पॅरेटिव्हली जो हायब्रिड ठीक आहे त्याच्या जास्त असते आणि वेस्टेज कमी निघतो, कारण की हा 90% 9 वर्षातच अचीव करून टाकते. हार्डवुड ज्याला म्हणतो, एक्चुअली स्ट्रेंथ इज कॉल्ड हार्डवुड. उसमें जो डेंसिटी उसका जो ग्रेन्स है दैट इज कॉल्ड स्ट्रेंथ. सर्कल्स रहते हैं, हाँ, जो सर्कल्स वो रिंग्स बनता है, 1 साल की 1 रिंग बन जाती है उसमें. तो वो कितने साल का उसका आप ईयर काउंट कर सकते हैं, उसके मैच्योरिटी देख सकते हैं कितने ईयर्स का है. तो वो रिंग्स बनती है उसकी 1 साल की 1. आफ्टर प्लांटेशन वो 1 साल का हो गया तो 1 रिंग, फिर मान लो 10 साल के बाद कटिंग होगी उसकी तो 10 रिंग दिखेंगे आपको. तो स्ट्रेंथ इट इज कॉल्ड, मतलब स्ट्रेंथ का मतलब ये हो गया उसका हार्डवुड, उसका डेंसिटी बोलते हैं अपन, ग्रेन्स जिसको बोलते हैं. तो स्ट्रेंथ का मतलब इसमें स्ट्रेंथ काफी ज्यादा आता है एज कम्पेयर टू अदर टी जो हाइब्रिड है और बाकी जो जंगली सागवान ट्रेडिशनल टी है, इससे भी काफी वेस्टेज कम जाता है इसमें, क्योंकि हार्डवुड ज्यादा निकल रहा है, स्ट्रेंथ ज्यादा है और काफी अच्छी है. नेचुरली ग्रोन टिक से भी ज्यादा नेचुरली ग्रोथ से इतना एडवांस आज बायोटेक्नोलॉजी किया कि नेचुरली ग्रोथ से भी इसका हार्डवुड काफी अच्छा आ रहा है. तो बायोटेक्नोलॉजी का और साइंटिस्ट लोगों का उसमें योगदान है, तो वो एक अपन बोल सकते हैं. और ये टिश्यू कल्चर ये फ्रूट्स में और बाकी बहुत सारे इसमें यूज हुआ है, पर्टिकुलर इसमें नहीं है. तो इसमें काफ़ी अच्छे रिजल्ट हैं. तो इसमें क्वालिटी वाइज, ग्रोथ वाइज और इसका प्रोडक्शन वाइज भी है ज़्यादा है एज कम्पेयर टू अदर टी. ठीक है, और कुछ सर बोलो. गॅरंटी काय आहे म्हणजे आजच मंडळीला हे सांगितलं सांगितलं ना आमचं असं याची 100% गॅरंटी काय आहे? एखादा सुपर स्पेशालिटी डॉक्टर जरी असेल तो एखाद्या पेशंटची गॅरंटी घेते. आपण कोण आहोत? झाड कोण आहे? सजीव आणि ते नेचरवर डिपेंड आहे. त्याची गॅरंटी घेण्याचा विषय नाही, कारण जो नेचरवर डिपेंड आहे त्याची गॅरंटी कोणी घेऊ शकत नाही. पहिला विषय भाई तेरी गारंटी नहीं बोला, उसकी गारंटी क्या मांग रहा है? अगर गारंटी चाहिए तो हम प्लॉट की दे सकते हैं, क्योंकि वो अवेलेबल ऑलरेडी ग्रोथ हो चुका है ना, उनकी तो गारंटी है ना भाई. हाँ, तो नहीं हुआ है के लिए ऐसे दिखा सकते हैं. बट अभी बहुत सारे लोग बोलते हैं कि इतना अमाउंट मिलेगा 1.5 करोड़, उसकी गारंटी क्या है? अगर हम गारंटी देने लगे तो हम सेबी के अंडर नॉर्म्स में आ जाएगा और सहारा जैसा अपना ताला लग जाएगा. आएगा कि नहीं? अगर हमने किसी को अमाउंट बता दिया कि इतना रिटर्न मिलेगा, हम अंडर सेबी नॉर्म्स में आ जाएंगे और हम पे ताला लग जाएगा. हम किसी को रिटर्न नहीं दे रहे, हम क्या कर रहे हैं? हम एग्रीकल्चर एक्टिविटीज कर रहे हैं. अभी खेत में कोई टमाटर लगाता है, बैंगन लगाता है, तो गवर्नमेंट जो बीज देता है वो गारंटी लेता है कि इतने बीज में इतना उसका उत्पादन होगा. कोई भी बीज उत्पादन कंपनी कोई भी फार्मर्स को या फिर इवन गवर्नमेंट भी अगर कोई बीज देती है सप्लाय का, त्याला आपण काय म्हणतो कृषी उत्पन्न त्याच्यातर्फे जे बीज येतात, महाबीज येतात, तर ते पण एकरी एवढं उत्पादन होईल याची गॅरंटी देते की फक्त सांगते. आता एकरी कोणाच्या जर 20 क्विंटल असं कोणी 10 क्विंटल घेतो, कोणी 15 क्विंटल घेतो. आता ते का बरं कमी जास्त घेतो? त्याची मेहनत, त्याच्या जागेचं मशागत, त्याच्या वेदर आणि बाकी सर्व गोष्टी डिपेंड करतात. त्यामुळे त्याची नॅचरल ज्या गोष्टी आहेत त्याची कुठली गॅरंटी नसते, तर त्याची संभावना असते. ते प्रेमाने समजून सांगा त्यांना गॅरंटीबद्दल. त्याला डायरेक्ट असा मत बोलते नहीं, मैंने बोला कि तेरी गारंटी के कुछ आपकी चाहिए, उसको उसका जवाब उस तरीके से देना जैसा अभी दिया हमने. मन के मन को बोलना तेरी गारंटी, तू क्या गारंटी मांग रहा है? सर पेड कटिंग जे 12% पेड कटिंग करणार आहे त्याच्यासाठी गव्हर्नमेंट कडून काही प्रॉब्लेम्स क्रिएट होऊ शकतात का असं कोणी विचारतात? ऍक्च्युअली याची मॅच्युरिटी और गव्हर्नमेंट 9 वर्षात त्याला परमिशन देते. टीपीची आणि फॉरेस्टची परमिशन जे असते कटिंगची भेटते, त्यामुळे गव्हर्नमेंटच परमिशन देते, तर ऑब्जेक्शनचा विषय नाही. अजून हा, पण जेवढ्या झाडांची नोंद असते 7-12वर तेवढ्या झाडांची कटिंगची परमिशन असते. तुम्ही समजा 100 झाड लावले आणि कापताना 110 झाड सांगितले तर नाही भेटणार परमिशन. 100 झाड कापता येतील. 7-12 झाडांची नोंद असेल तेवढे झाड कापता येतील. अजून तुझा प्रश्न? याच्यामुळे काय झालं, या प्रश्नामुळे तुमचे डाऊट्स क्लिअर झाले. अजून काय प्रश्न तुमचा? टाइम इज ओव्हर. धन्यवाद. एक्चुअली सर ने जितनी भी
एक्चुअली आपको इंफॉर्मेशन दे एक मिनट, ये प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस था, क्योंकि सर ने भी बताया यहाँ पे जितने भी हमारे सीनियर्स खड़े होते डायरेक्टर्स लोग, ये अपने पर्सनल प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ में शेयर करते हैं। यदि कोई मोटिवेटर आता तो आपका इंटरटेनमेंट करता और सिर्फ बताता, खुद ने कुछ भी नहीं किया है, वो आदमी आके आपको बहुत अच्छे तरीके से इंटरटेन कर सकता है। पैसा कमाने के लिए दिल से कोई बताएगा तो वही बंदा बताएगा जिन्होंने खुद पैसे कमाए हैं। तो ये जितने भी सीनियर्स आपको यहाँ पे खड़े होकर गुरुवार को बताते हैं, उनकी अपेक्षा ये रहती है कि भैया हमने भी जीरो से स्टार्ट किए थे, हमने इस लेवल को अचीव किए, इस मुकाम को हासिल किया है। आप भी उतनी ही मेहनत करिए, पूरे दिल लगा के मन लगा के काम करिए, तो आपके भी वैसे ही रिजल्ट आएंगे, आप भी वैसा ही पैसा कमा पाओगे। क्योंकि ये जो एजुकेशन है, एजुकेशन पार्ट हमेशा के लिए बोर ही रहा है। हम लोग सीखना नहीं चाहते, बस पैसा कमाने के लिए निकल जाते हैं। तो मैं हमेशा मेरे मीटिंग में कई बार बोलता हूँ कि एक ऐसी भी पाठशाला होनी चाहिए कि पैसा कैसा कमाया जाए वो भी सिखाया जाए। एजुकेशन लेने के बाद में मार्केट में निकलते और डायरेक्ट बोलते सामने वाले को कि भैया मेरे को पैसा कितना मिलेगा। सबसे पहले पैसा कैसे मिलेगा वो सीख लीजिए। पैसे कमाने के लिए हमें सीखते सीखते, हाँ, लेकिन एकेडमिक एजुकेशन में पहले पूरा सीख लेना पड़ता है, उसके बाद में बाहर निकलना पड़ता है कमाने के लिए। यहाँ हम लोग करते करते पैसा कमा सकते हैं, सीखते सीखते पैसा कमा सकते हैं। तो सीखने की पहली इच्छा रखिए और वही कंटिन्यू निरंतरता, ये सब चीज़ें आवश्यक है। हाँ, तो आज का जो एक्सपीरियंस शेयर का जो पार्ट है वो मोहन आगलावे जी के, और वो भी हमारे ही टीम से है, प्रकाश नौकर सर की टीम से। मोहन आगलावे जी आए, साथ साथ ये अपना इंट्रोडक्शन देंगे, इनके बारे में बताओ कि इनका खुद का भी सागवान का अच्छा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है। तो आप अपना पर्सनल सागवान के साथ में देखिए, आप इस कंपनी में जब आए तब से लेके अभी तक की जर्नी थोड़ा बताइए। दोस्तों नमस्ते। मैं मंडाला डिस्ट्रिक्ट से हूँ और प्रकाश नौकर सर के टीम में जुड़ा हूँ। प्रकाश नौकर सर मेरे दोस्त भी है और मेरे गुरु भी है। मैं ये प्लेटफॉर्म में आने के पहले मेरा लंबा इतिहास है। मेरी जो हिस्ट्री है लंबी है। मी वयाच्या 20व्या वर्षापासून पैसे कमायला लागला। मराठीत बोलतो, मी वयाच्या 20व्या वर्षापासून पैसे कमायला लागला। शिकता शिकता पॉलिटेक्निक करत होतो तेव्हाच मी पैसे कमायला लागलो। सेकंड इयरला होतो की बाई पोल्ट्री फार्म लावला, त्याच्यात नंतर मग मी कल्पवृक्ष मार्केटिंगचं काम केला। त्याच्यानंतर इंडिया कॉन्सर्ट मार्केटिंग तिथे पण काम केला। नंतर त्याच्यानंतर मी एक बायोटेक वनश्री बायोटेकला गेलो। वनश्री बायोटेकमध्ये माझा ॲक्च्युअली हायब्रिड छोटे रोपटे विकण्याचा सागवनचा तो काम होता। मी तेव्हा सुपरवायझर म्हणून काम करत होतो। त्या काळात पण माझ्या 6 जणांची टीम होती। 4-5 वर्षाचा एक्सपिरियन्स आहे मला सागवनच्या बाबतीत। त्याच्यानंतर 5 वर्षानंतर मी हा काम सोडला। वनश्री बायोटेकमधून पैसा कमवून एक ट्रान्सपोर्टिंगचा बिझनेस सुरुवात केली। त्याच्यातून मी 5-6 गाड्या घेतल्या। बिझनेस चांगला चालला। एक मी आजपर्यंत कधी कोणाबरोबर शेअर नाही केलो, ते अनुभव शेअर करतो। जो नोटबंदीचा दौर आला होता त्याच्यामध्ये एक मला नागपूर कळमण्याचे माझे मित्र होते, जो नोटबंदीच्या काळात त्यांना पैसे चेंज करायचे होते। त्या काळात 40 लाख रुपये माझ्याकडे आले होते चेंज करा। मला त्यापासून माझा एक CC लिमिट होता 8 लाख रुपयाचा। माझ्या मित्रांना मालूम होतं कळमण्याचे काही आहेत लोक, त्याच्यातून 40 लाख रुपये फंड आला होता, चेंज करून द्यायचे होते। त्याच्यातून मला 5 लाख रुपये मिळणार होते। तर मी 25 लाख आपल्या अकाउंटवरून त्यांना एक्सचेंज करून दिले आणि 15 लाख रुपये माझ्या मित्राकडे एक्सचेंज करायला दिले। त्याच्यामुळे त्याच्यात थोडा एक माझ्या मित्रांनी दगा गेला आणि 15 लाख रुपयांनी मी मायनस चालवला। माझ्याकडे 2-3 गाड्या होत्या, ते 15 लाख रुपये मी इमानदारीने सामन्याला काढले, परत केले। त्याच्यासाठी माझ्याकडे एक मिलियन ट्रक होता 13 लाख रुपयाचा, 8.5 लाख रुपये ते विकले आणि माझ्या अकाउंटला 7.5 लाख रुपये अवेलेबल होते, ते पण मी झिरो झालो। त्याच्यानंतर कोरोना आला। मी 3-4
वर्ष एक झिरोमध्ये काढले आणि क्रेडिट मार्केटमध्ये खूप होते. कारण मी वयाच्या कमी वर्षापासून पैसे कमायला लागले, क्रेडिट केलं. म्हणजे आता पण क्रेडिट आहे, पेट्रोल पंप असे काय काय ठिकाणी त्या याच्यावर चालत आहे. आता पण मी 20 लाख रुपये कर्जानेच आहे, पण मला हिंमत आहे. आणि माझ्या जो एक हात राहतो प्रकाश वगैरे सरांचा हात आहे. आतापर्यंत मी एक सांगण्याचा उद्देश म्हणजे आतापर्यंत मी जो काम केला, कमाई केला कमी वर्षात, पण मला गुरु नव्हता. सांगण्याचा उद्देश म्हणजे तोच आहे, गुरु शिवाय मार्ग नाही, त्याच्याशिवाय सक्सेस नाही. माझे मित्र पण आहे आणि माझी लाईफ टाईम खूप गुरु आहे. एक सांगण्याचा उद्देश होता, एक हिस्ट्री आणि एक म्हणजे आतापर्यंत ऑक्सिग्रीन मध्ये 8 बुकिंग झालेले आहे. कॉन्फिडन्स आहे तर मला जो माझी जे स्वप्न आहे ते पूर्ण होऊ शकतात. आणि आतापर्यंत मी जे लास्ट केलं त्याच्यातून मी गेन करीन, एक कॉन्फिडन्स आहे. कसं आहे, अनुभव माणसाला शिकवून सोडतो, परिस्थिती पण सोडतो. आपण कुठल्या पण प्लॅटफॉर्मवर काम करतो तेव्हा कॉन्फिडन्स एक ॲक्च्युअली कसा आपल्याला जो अनुभव त्या बाबतीतला अनुभव असेल तर तुमचा कॉन्फिडन्स वाढेल. ह्या ऑक्सिग्रीनचा मला हा जो आहे प्लॅटफॉर्म त्याच्या सरांनी मला काहीच नव्हतं सांगितलं. एक मित्रत्वाच्या नात्याने मी आलो होतो. ॲम्बेसियाबद्दल मला माहिती होती याच्या आधी, पण सगळं काही माहीत होतं. आणि बीएसएफमध्ये मी पण काम केलं तिकडे लोकलमध्ये. पण ऑक्सिग्रीनचा जो कॉन्सेप्ट आहे मी प्रकाश सरांनी एक नेलं मला साईटवर दाखवलं. सुरुवातीलाच योगभूमीतून झाला होता. तर तसा त्याच्यात जो टिशू कल्चरचा विषय जो आला तर मी कसं सुवर आहे. कारण मी वनश्री बायोटेकचं काम 2002 मध्ये केला. 2004 मध्ये मी माझ्या मित्राच्या शेतावर हे हायब्रिड पीक लावलं. तेव्हा माझ्या मित्राच्या म्हणजे हा होता, पण मी एक प्रॅक्टिस म्हणजे एक आपल्या तिथे एक्सपेरिमेंट करणं होता. तर मी काही जागेत तिथे काही झाडं आणि त्यांची देखरेख माझ्या मित्राकडे सोडली होती. फक्त ट्रीटमेंट माझ्या पद्धतीने चालू होती. हायब्रिड झाडं पण 10 वर्षात 1.5 लाख रुपयाचं फुल कॉन्फिडन्स. 1.25 ते 1.5 लाख रुपयाचा होऊ शकते. आणि मला कोणी चॅलेंज असा करत असेल, मी ट्रॅडिशनल टिकला पण लाख रुपयाला बनवून दाखवू शकतो. ऑक्सिजनच्या प्लॅटफॉर्मवर काम करण्याचं बिंदास करायचं. कोणी तुम्हाला म्हणत असेल का झाड लाख रुपयाचा ना, मी त्याला चॅलेंज करतो. मी साध्या झाडाला जो ट्रॅडिशनल टीक जो ते खाल्ल्याचा वाटत तो पण सरळ होते सर. आपला अशोकाचं झाड आणि हे आपल्या टिशू कल्चर टीक सागवानचं झाड याची एक विशेषता आहे, तो सरळच जाईल. साधं झाड पण सरळ जातं, फक्त देखभाल करावं लागतं. हा माझा अनुभव आहे. पुढे जातो बिंदास फुल कॉन्फिडन्स का जो आपण माझ्या तो एक हा म्हणजे माझं म्हणणं आहे का आपण जो सांगत आहोत 1,65,000 रुपयाचा, पण 1.5 लाखाचा एका झाडापासून बेनिफिट मिळेल. मी सुवर मिळेलच तो. आणि कालांतराने आज एक माझा दुसरा पण टिंबर मार्केटचा अनुभव आहे. कारण कोणताही काम करते वेळेस मी कसं एक सर्चिंग मध्ये राहतो. आज तुम्ही A ग्रेडचा माल टिंबर मार्केटमध्ये 3 ग्रेडचा माल राहतो. A, B, C. आणि A ग्रेडचा माल जो येत आहे आपल्या इंडियाच्या बाहेरून त्याच्या क्युबिक फीटचा रेट आहे 7,500 क्युबिक फीट. आज तुम्ही 8x9 ची एक फ्रेम A ग्रेडच्या मालाची बनवत आहे 2.5 लाख रुपयाची होते. माझे एक रिलेशन मध्ये माझे मित्र आहेत, त्यांच्या घरात नागपूरमध्येच घर आहे. त्यांच्या घराचा फ्रंट जो डोर आहे 8.5 लाख रुपयाचा आहे A ग्रेडच्या मालाचा. आणि तो C ग्रेडच्या मालाचा बनवायचा आहे तर तुम्हाला 90,000 एवढे बोलून मी आपले सबको यहाँ जो भी खड़े होते हैं प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस शेयर करते हैं. ये आपने यूट्यूब पे एक चैनल देखा होगा जोश टॉक, तो यहाँ जो भी आता है जोश में बात करता है और वो अपने आप भी ये बताते हैं 0 से यहाँ तक क्या है तो दिल से बताते हैं. तो प्लीज आप इन सब चीज़ों को दिल से लीजिए. हर कोई कमा सकता है, हर कोई 0 से हीरो बन सकता है. मैं भी 0 से हीरो ही बना.
बोलता नहीं, टाइम हो गया है। नीचे चाय का बंदोबस्त किया है, आप आनंद ले। आज के मीटिंग से आपको सभी को फायदा होगा। बोलते हैं